सो फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर समरी नोट्स के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। लगभग 3 आवर्स का ये लेक्चर रहेगा, ओके। मोस्ट मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 आवर्स। कोशिश करेंगे लगभग 2.5 से 2.75 घंटे में निपटा दें। पर पढ़ने आपको ये नोट्स तब है, ये एक बात, 3 बातें मैं आपको पहले बोल दूं। ये नोट्स जो आपको दिए हैं, ये सिर्फ तुम जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह सुबह ही पढ़ोगे। उससे पहले जितने नोट्स आपको लिखाए गए हैं, दिए गए हैं, जितना एनालिसिस लिखवाया गया है, पूरा वो पढ़ना है। ये नोट्स को आप हाथ लगाओगे सिर्फ सुबह 7 बजे के आसपास से लेकर 10:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तब तक एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले तक ये पॉइंट्स को आप याद करते रहना, ठीक है। तो आइए, फ्लो में मेरे हिसाब से ले रहा हूँ चैप्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका चैप्टर ले रहा हूँ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है सर? नोट्स तो खैर आपको मिले ही हैं, वो तो आप जानते ही हो, पर जितना आप खुद मुझे इंटरेक्टिव तरीके से बताते रहोगे उतना ये सेशन इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कंट्रोलिंग है क्या, बोलो। कंट्रोलिंग सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को, याद रखना, एक्चुअल स्टैंडर्ड से परफॉर्म, एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर होती है, कभी भी स्टैंडर्ड एक्चुअल से कंपेयर नहीं होता। एक्चुअल स्टैंडर्ड जो है, जब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो ताकि आपको पता पड़ सके डेविएशंस, क्या पता पड़ सके। यहाँ पर समरी में कई बार मैंने डेफिनेशंस भी पूरी नहीं लिखी, क्योंकि मैंने ये नोट्स को काफी समराइज रखा है। लगभग 18 पेजेस में, 17-18 पेजेस में मैंने पूरे नोट्स आपको समझा दिए। और पार्ट 2 के नोट्स तो समरी वाले इतने बढ़िया हैं कि आप उन्हें अगर सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा फ्लो चार्ट नहीं पढ़ना, एनालिसिस नहीं पढ़ना, वो सब पढ़ना ही है, क्योंकि 5-5 नंबर में है तो वही लिख के आओगे। पर कभी कोई पॉइंट भूलो ना, इसलिए ये नोट्स आपको देने का मेन पर्पस वही है। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, डेविएशंस पता लगाते हैं, और अंत में क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन। क्या लेते हैं अंत में हम, करेक्टिव एक्शन। बोलो समझे क्या? ये होती है कंट्रोलिंग। इसके अलावा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग लगभग वही है जो हर चैप्टर में पढ़ते आते हैं कि भैया कंट्रोलिंग से आपके गोल्स अचीव होंगे। और गोल्स अचीव दो तरीके से होता है, एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। एफिशिएंसी का मतलब होता है 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। देन परवेजिव, टॉप लेवल कंट्रोल करता है किसको, मिडिल को। मिडिल किसको कंट्रोल करता है, वर्कर्स को। और मिडिल किसको कंट्रोल करता है, लोअर को। और लोअर लेवल किसको कंट्रोल करता है, वर्कर्स को। लोअर लेवल किसको कंट्रोल करता है, वर्कर्स को। सो कंट्रोलिंग इज अ परवेजिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ परवेजिव फंक्शन। बोलो समझे क्या? कंटिन्यूस कंट्रोलिंग बार बार परफॉर्म होने वाला फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक गोल अचीव हो गया तो अब कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं, जबकि कंट्रोलिंग की जरूरत हमेशा रहने वाली है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स बेसिकली जो, अच्छा यहाँ पर ये मतलब, इसका मतलब ये मत मान लेना कि प्लानिंग का काम हम कंट्रोलिंग में करते हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान का मतलब यहाँ पर है स्टैंडर्ड्स बनाना। क्या बनाना, बोलो। स्टैंडर्ड्स बनाने का काम हम कहाँ करते हैं, कंट्रोलिंग में। इसलिए कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यस और नो। फीचर्स आर डन, इंपॉर्टेंस। सबसे पहला, कंट्रोलिंग से गोल्स अचीव होंगे, और दो तरीके से अचीव होंगे, एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में भारी डिफरेंसेस है, तुमने मान के चले थे मैं 10 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, तुमने 2 रुपए का प्रॉफिट भी नहीं कमाया पर यूनिट, तो ये क्या बताता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ही क्या है, गलत। तुम्हारा स्टैंडर्ड ही क्या है, गलत। हाँ, अगर 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना था और 8 रुपए का प्रॉफिट तुम कमा लिए हो, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या था, एक्यूरेट। तो कंट्रोलिंग से कहीं ना कहीं ये भी पता पड़ता है कि आपका स्टैंडर्ड सही है या नहीं। इट हेल्प्स इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यस और नो। इस पॉइंट को स्टार मार्क करना अपने नोट्स में, ये केस स्टडी के रूप में और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। बोलो कोई डाउट? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, अगर मान लो डेविएशन बहुत ज्यादा है, रेंज टॉलरेबल थी कि मतलब 5-6 रुपए का प्रॉफिट इधर उधर हो चलेगा, पर तुम तो 50 रुपए का प्रॉफिट इधर उधर कर दिया। 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट में, तो ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे स्टैंडर्ड ही गलत थे, है ना। तो कंट्रोलिंग से पता पड़ता है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेटिंग की है वो सही थी या गलत। समझे क्या? जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। उसके अलावा खैर गोल्स अगर अचीव हुए तो इफेक्टिव एफिशिएंसी तो आएगी ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अच्छा इनका भी डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया, नहीं तो फिर मैं फुल नोट्स ही दे दूं ना, फिर समरी सेशन का मतलब क्या।
राइट। इनके फुल नोट्स आपको वहीं से मिलेंगे। सिर्फ ये लेक्चर को, क्योंकि रिकॉर्डेड यूट्यूब पे भी जाएगा, पूरा ऐप पर भी आएगा, पूरा यूट्यूब ऐप दोनों पर आएगा। आप चाहो तो उसको एग्जाम डे में वापस से दो एक बार देख लेना। और ये समरी नोट्स मैंने आपको जो दिए हैं, ये सिर्फ आपको एग्जाम दिन से एक दिन पहले एग्जाम हॉल्स में एंटर करने तक उसी दिन पढ़ने हैं। आप सोचोगे हम तो अभी से यही शीट को कम से कम 25-50 बार कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा। 20 नंबर भी नहीं आएंगे 40 में से। फुल नोट्स ही पढ़ने हैं। ये नोट सिर्फ एग्जाम डे पर सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक, जब तक तुम एग्जाम सेंटर पहुंचते हो तभी रीड करोगे। समझे कि नहीं? आगे, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग में हम क्योंकि कंट्रोल करते हैं, हम ऑर्डर डिसिप्लिन को इंश्योर रखते हैं कि भैया रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए या नहीं हुए, तो ऑर्डर और डिसिप्लिन भी रहता है। और इफ कोऑर्डिनेशन भी तभी हो पाता है जब कंट्रोलिंग अच्छे से हो। राइट। तो ये थी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, एक बार देख लो फटाफट से फास्ट। ओके, सो लिमिटेशंस अगला पार्ट है मेरा सर। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन सर, बात नहीं प्लीज, बात नहीं। देखो तुमको बात करनी, घर चले जाओ, ठीक है। डिफिकल्ट इन सेटिंग द स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। मेन लिमिटेशंस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दी है। पहला, कंट्रोलिंग में कई बार स्टैंडर्ड सेटिंग में डिफिकल्टी आ जाती है। कैसे डिफिकल्टी आएगी? अरे यार लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कि मार्केट 1 महीना चलेगा 6 महीने चलेगा, तो हम अब प्रॉफिट स्टैंडर्ड कैसे बनाए, अब हम कॉस्ट का स्टैंडर्ड कैसे बनाए? बार बार लॉकडाउन हो रहा है, बार बार बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेटिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। या आपका जो मैनेजर है, जो आपका जनरल मैनेजर है, जो स्टैंडर्ड सेट करने बैठा है, उसको अक्ल ही नहीं है। SC ST OBC से उठा के ले आओ उसको, रिजर्वेशन से आता ही नहीं उसको कुछ। राइट। 40-50% वाला व्यक्ति किसी का MD बन गया किसी गवर्नमेंट कंपनी का, वो तो लुटा ही देगा सब कुछ जो भी है। राइट। लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल फैक्टर। ये तो आप खैर चैप्टर 3 में पढ़ते ही आ रहे हो मेरे साथ। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। आज हमने प्लान बनाया, आज हमने पॉलिसीज बनाई, और कल वो प्लान पॉलिसीज चेंज हो गए ड्यू टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ड्यू टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को आप जब भी कंट्रोलिंग के लिए बोलते हो, जब भी आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, वो तो हमेशा धोखा देंगी, वो तो छुट्टी लेंगी। उनके पास तो 25,000 एक्सक्यूजेस होते हैं काम ना करने के। यस और नो? सो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। और लास्ट क्या है? खूब सारा खर्चा हो जाता है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, वो कोई ऐसे कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब नहीं है, वो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे परफॉर्म होते हैं वो सारे मेथड्स। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। राइट। अच्छा खासा पैसा लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पता लगाने का कई बार लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है कंपनीज को कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है क्या जा रहा है, ये तो हमें बताओ। तो उसकी क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस की रिपोर्ट बनती है, जो कि एक CA बनाता है, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनाता है। राइट। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस। डन? यस और नो? यस और नो? डन। अगला प्रोसेस, सबसे पहला कोर्स का प्रोसेस, पहला तो काफी सारे प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर आ रहा है आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस। बहुत इजी सा प्रोसेस है। सबसे पहला, सेटिंग द स्टैंडर्ड। अरे पता तो लगा तुमको जीवन में करना क्या है। यस और नो? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स सेट कैसे होंगे? आपकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के थ्रू स्टैंडर्ड सेट होना है। आप लिख सकते हो, वहां मैंने नोट्स में एक्सप्लेनेशन में भले ही नहीं दिया हो, समरी में भी नहीं दिया, पर आप देख लिख सकते हो ये पॉइंट की फिजिबिलिटी स्टडी के हिसाब से आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करके चलोगे। ऑफिस स्टैंडर्ड तो होते, वो तो तुम जानते हो, चैप्टर 2 से जानते हो वो तो खैर। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऑनेस्टी, ईमानदारी, स्टाफ कैसा चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, दीस आर ऑल क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, प्रॉफिट कितना चाहिए, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए बजट में, ठीक है, परचेजिंग कितनी करनी है, सेलिंग कितनी करनी है, वो सारी चीजें कौन सी है? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गए तो फिर परफॉर्मेंस को मेजर करो। अरे स्टैंडर्ड सेटिंग तो साल के शुरू में होगी, स्टैंडर्ड सेटिंग साल के शुरू में होगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कब होगा? साल के अंत में। तभी साल खत्म हुआ तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुमने कितना पैसा कमाया है, कितना तुम्हारा परचेज बजट का एस्टिमेशन क्या था, तुम्हारा सेल्स बजट, तुम्हारा प्रॉफिट बजट के सारे काम अच्छे से हुए या नहीं हुए। लास्ट अगले स्टेप में आप इवेल्युएट करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जिसमें आप कंपेयर करते हो। बोलो, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कि स्टैंडर्ड को एक्चुअल से? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अब चौथे पॉइंट में तुमको निकल करके आएंगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को हम कहते हैं डेविएशन। डिफरेंसेस को हम कहते हैं, बोलो, डेविएशंस के 2 पॉइंट होंगे, 2 रीजंस होंगे। या तो एक मेन रीजन होगा जिसकी वजह से सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हो। मान लो सप्लायर ने रेट बढ़ा दी 2 रुपए से, अभी सप्लायर ने 2 रुपए से रेट बढ़ा दी, मतलब परचेस कॉस्ट बढ़ी।
परचेज कॉस्ट बढ़ी मतलब सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, सेलिंग कॉस्ट अगर बढ़ानी पड़ेगी तो मार्केट में प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, कस्टमर डिमांड कम करेगा, डिमांड कम सेल्स कम, सेल्स कम प्रॉफिट कम, ये कहानी चलती रहेगी, समझे? सो इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, सो इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर? तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का हम एक नाम और है KRA, की रिजल्ट एरियाज, वहां लिख के रखना, लिखा नहीं है, समरी आज से 3 साल पहले बनी थी, राइट? KRA की रिजल्ट एरियाज। अंत में आप लोगे करेक्टिव एक्शन, अंत में क्या लोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे, जिसके अंदर आप अपने प्लान्स में क्या करोगे? चेंजेस। और कंट्रोलिंग के बाद फिर से कौन सा काम होने वाला है? प्लानिंग। कंट्रोलिंग के बाद फिर से कौन सा काम होने वाला है? प्लानिंग। एक बात और मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में पढ़ाई थी, यहाँ समरी में भली नहीं थी, पर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। क्या कंट्रोलिंग और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग है कि फॉरवर्ड लुकिंग है? दोनों है। कंट्रोलिंग दोनों है, क्यों? क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं, जब हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड पिछली बार बनाया था ना, तो ये बैकवर्ड लुकिंग हुआ। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हुआ? क्योंकि जब आप करेक्टिव एक्शन लोगे तो करेक्टिव एक्शन कब के लिए लोगे? फ्यूचर के लिए। अरे करेक्टिव एक्शन कब के लिए लोगे बोलो? फ्यूचर के लिए लोगे। तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग तो है ही, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कोई डाउट? यस और नो? डन। कंट्रोलिंग का प्रोसेस इज ओवर। बजट आपके सिलेबस से हटा दिए गए थे, पर फिर भी नॉलेज के लिए, क्योंकि शीट में दिए बता देता हूँ, बहुत सारे बजट्स ऑर्गेनाइजेशन बना के चलता है, जो कि आप इंटर लेवल कॉस्टिंग के अंदर फिर से पढ़ोगे। सेल्स परचेज बजट होता है, मटेरियल बजट होता है, मतलब कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कैश बजट होता है, कैश बजट इज लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल बजट होता है, ओनर्स फंड में बोरोड कितना, इक्विटी कितना, और एक होता है R&D बजट, जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। कोई डाउट? डन। ये आपका कंट्रोलिंग, जो कि एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं इसके बोलो? 6 मार्क्स। कंट्रोलिंग के एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं? 6। ये चैप्टर यहाँ पर आपका लगभग 12 मिनट 13 मिनट 15 मिनट में 12 से 13 मिनट में हो चुका है खत्म। अगला चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग सर क्या है? आप सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस की डेफिनेशन ही बताता हूँ, ताकि आपको प्रोसेस भी टिप्स पर याद हो। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सके, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। फिर 2 पोजीशन है, केवल 2 जॉब्स हैं, 100 लोगों की एप्लीकेशन आ गई। कितने लोगों की एप्लीकेशन आ गई? 100 लोगों की। तो या तो 98 को रिजेक्ट बोलूं, या फिर 2 को बेस्ट को सिलेक्ट बोलूं, उसको कहते हैं सिलेक्शन। अब जो लोग सीख करके आए हैं, जो लोग आपने रखे हैं, वो आपके रूल्स रेगुलेशन को जानते नहीं है, उनका आप करते हो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और अंत में जाकर के हमें उसे करनी पड़ती ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कुल मिलाकर के पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। तो मीनिंग मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। स्टाफिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेबस में नहीं है, हो पूछे तो गोल ओरिएंटेड परवेसिव कंटीन्यूअस लिख देना, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? स्टाफिंग से ही आप सही काम पर सही व्यक्ति को ला सकते हो, सो इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द जॉब। दूसरी बात, एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। डिपार्टमेंट्स अच्छे से बना दिए, अरे प्लानिंग भी अच्छे कर दी सर, पर अगर सही काम पर सही व्यक्ति को लाना भूल गए तो सब चीजें सफर हो सकती है। अगर लोगों को रूल्स रेगुलेशन पता होंगे, वो ट्रेंड होंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो रखा होगा, तो वो एफिशिएंसी भी लाएंगे। इसके अलावा जब आप सही व्यक्ति को सही काम के लिए लाओगे तो वो व्यक्ति अपनी जॉब से सेटिस्फाई भी होगा, और जब आप उसे ट्रेनिंग दोगे, क्या दोगे जब आप उसे? ट्रेनिंग, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेगा। कोई डाउट? अगली बात है ये स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये आज से 4 से 5 साल पहले होता था, अब इसको सुपर समरी में से हटा दीजिए, इतना पॉइंट आप स्क्रैच कर दीजिए, ठीक है? स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स आपके सिलेबस से इन्होंने कोविड टाइम के अंदर हटा दिया था, इतने पार्ट को सिर्फ आपको स्क्रैच करना है, ठीक है? स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, आगे 1-2 चीजें और आएंगी जो आपको स्क्रैच करनी रहेंगी, ठीक है? नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, स्टाफिंग प्रोसेस। यहाँ पर मैंने स्टाफिंग प्रोसेस को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में लिखा ही रखा है, पर हाँ हाँ वो 3 है, वो भी बताता हूँ अभी। सबसे पहले पता लगाओ, बात नहीं, सबसे पहले बात पता लगाओ कि कितने लोग चाहिए, जिनको हम कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर। और ये 3 स्टेप में होती है, चाहो तो वहां लिख के रखना,
वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड में हम क्या देखते हैं, हम पता लगाते हैं कि वर्कर्स ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन। दूसरा दूसरा पार्ट है इसका वर्क फोर्स एनालिसिस। दूसरा पार्ट इसका क्या है, वर्क, अब मैंने सेकंड वाला पहले बता दिया, वर्क फोर्स एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं अभी कितने लोग हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लास्ट स्टेप में आप करते हो कंपैरिजन। लास्ट स्टेप में आप क्या करते हो, अब सुनो, अगर कंपैरिजन का रिजल्ट निकला है कि वर्कर्स ओवरबर्डन है, मतलब वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब वो जरूरत से ज्यादा काम, अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं तो हम और लोगों को रखेंगे और स्टाफिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वरना स्टाफिंग प्रोसेस अगर वर्कर्स अंडरबर्डन निकले तो आप एग्जिस्टिंग लोगों का लोड बढ़ा दो ना, तो स्टाफिंग प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा। इस पर भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द ओनली स्टेप विच विल बी परफॉर्म्ड व्हेन द वर्कर्स आर अंडरस्टाफ्ड। तो आपको सिर्फ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ही लिखना है आंसर में। पर अगर पूरा स्टाफिंग प्रोसेस पूछे या अगर ऐसा सिचुएशन बनाए दैट द वर्कर्स आर ओवरबर्डन, राइट द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस, तो फिर आपको नीचे वाले पॉइंट्स लिखने हैं। समझे? अभी मान लो वर्कर्स ओवरबर्डन निकले, क्या निकले, वर्कर्स ओवरबर्डन, तो अगला स्टेप क्या होता है, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और इसके साथ एक वर्ड आपको याद रखना है, इंड्यूसिंग। क्या वर्ड याद रखना है, inducing the people to apply for jobs in the organization, inducing the people for to apply for jobs in the organization structure. This is called as recruitment. This is called as, अगली बात है सिलेक्शन। अगली बात क्या है, जब हम एक बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस भी वापस बताऊंगा, तो जब हम एक बेस्ट को फ्रॉम द अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम सिलेक्शन। कहते हैं बोलो, सिलेक्शन के बाद में क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब जिस काम के लिए आपको जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए रखा था उस जॉब पर आपको ला करके रखना। और ओरिएंटेशन, उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ में फैमिलियर कराना, उन्हें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ में फैमिलियर करवाना, इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं बोलो? अंत में, क्या तुम सब चीजें सीख के आए थे बचपन से? तो ये लोग भी कुछ सारी चीजें सीख के थोड़ी आए होंगे। इन्हें हो सकता है फ्रेंच बोलनी नहीं आते हो, जबकि आप इस व्यक्ति का जो ट्रांसफर है फ्रांस में कर रहे हो कहीं, तो हमें इसे फ्रेंच लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। और जब हम उसे फ्रेंच भाषा सिखाएंगे तो उसकी तनख्वाह भी रुपीस में नहीं होगी, उसकी तनख्वाह भी फ्रेंच फ्रैंक्स में होगी, एफएफ के अंदर। ठीक है, फ्रेंच फ्रैंक्स फ्रांस की करेंसी है। ओके, सो उसका डेवलपमेंट होगा, क्या होगा उसका। इसके अलावा 3 एडिशनल स्टेप्स वहां पर आपको और आपको पूछ सकते हैं बोर्ड के अंदर। एक तो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, बता रहा हूं। नॉर्मल प्रोसेस पूछा, आप 5 मिनट लगे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको बोले कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 3 एडिशनल स्टेप और लगते हैं, वो भी लिखो। तो पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम हर एम्प्लॉय का इवेल्युएशन करते हैं कि उसने काम टारगेट अच्छे से मीट आउट किए नहीं किए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरा है इंसेंटिव। दूसरा क्या है, इंसेंटिव स्कीम के अंदर हम किसको सैलरी कितनी देनी है, ओवर टाइम कितना देना है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट है उसका प्रमोशन। लास्ट क्या है, ये सब करने के बाद में हम उसे प्रमोट करना है नहीं करना है, ये चीज डिसाइड करते हैं। तो ये 3 एडिशनल स्टेप आपको तभी लिखने हैं जब आपसे पूछे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन लार्ज एंटिटीज, इन लार्ज एंटिटीज। बाकी नॉर्मल प्रोसेस पूछे तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक के 5 ही पॉइंट लिखने हैं, समझे क्या? डन, स्टाफिंग प्रोसेस इज ओवर। अब स्टाफिंग के अंदर सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारा चैप्टर का। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहला पार्ट अब क्या आ जाता है बोलो? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लिख के दिया मैंने आपको, स्टिमुलेटिंग। ये स्टिमुलेटिंग वर्ड भी याद रखना, स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव स्टेप ऑफ स्टाफिंग, इट इज आल्सो पॉजिटिव स्टेप ऑफ स्टाफिंग। बोलो यस। तो मैं बात कर रहा था रिक्रूटमेंट की, प्लीज बात नहीं। रिक्रूटमेंट के अंदर जो अगला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिक्रूटमेंट के सोर्सेस। क्या है? सोर्सेस। 2 सोर्सेस होते हैं, इंटरनल और इंटरनल में अंदर के जो एक्सेस एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को आप ट्रांसफर करते हो इधर से उधर, इसलिए इंटरनल के अंदर 2 ही सोर्सेस आते हैं, एक तो ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफर के अंदर
एक व्यक्ति का ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है सेम, इसलिए ट्रांसफर को हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर आपका ARA, व्हाट इज ARA? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रहता है सेम। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन का मतलब होता है सर, आप एक व्यक्ति की ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दो, नीचे से ऊपर शिफ्टिंग, इसलिए इसे हम वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अगर आप किसी का आप प्रमोशन करते हो, व्यक्ति मोटिवेट होगा। सिंपल प्रोसेस है, आपको यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस तक जाने की जरूरत नहीं है। अरे इंटरनल सोर्स के अंदर सिलेक्शन किसका करोगे, वो तो पहले ही ऑलरेडी एम्प्लॉयज है ना तुम्हारे, तो सिंपल प्रोसेस है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी समझते हैं। अगर आपके वर्कर्स अंडर बर्डन है तो ओवर स्टाफिंग हो रही है, अगर वर्कर्स ओवरस्टाफ्ड है तो आप उसे इंटरनल सोर्सेज के थ्रू ठीक कर सकते हो। कोई अखबार में ऐड देने की जरूरत नहीं है, तो ये सस्ता प्रोसेस भी है, इकोनॉमिकल। डीमेरिट्स, कोई फ्रेश टैलेंट आएगा नहीं, आज से 25 साल पहले जैसे अकाउंटिंग जिस बंदे ने सीखी वो उसी तरीके से अकाउंटिंग करने वाला है, सो नो फ्रेश टैलेंट। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पर कोई व्यक्ति को सरकारी डिपार्टमेंट में पता है सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है वहां पे, तो उनको पता है हर 3 साल में प्रमोट तो होना ही है, तो क्या फायदा क्रांतिकारी बन के, है ना। सुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग एंटिटीज ओनली, एग्जिस्टिंग एंटिटीज ही ट्रांसफर या प्रमोशन कर पाएंगे। अगर आप नया ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पर जाना ही पड़ता है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? नेक्स्ट, लैक ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो है कंपटीशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें दे आर आलसी, दे आर लेजी, है ना, दे आर लेथार्जिक। उनको पता है कि भैया सीनियर, हम सबसे सीनियर हैं तो हमारा प्रमोशन तो होगा ही ना, तो वो कभी भी कोई नया इनपुट आपको देने नहीं वाले। सो इट रिड्यूसेस द कंपटीशन इन द एम्प्लॉयज एंड रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी आल्सो, क्योंकि उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उनका जो कंपटीशन लेवल है कम हो चुका है, सो देयर प्रोडक्टिविटी हैज आल्सो रिड्यूस्ड। एक्सटर्नल सोर्सेज में 10 सोर्सेज है। सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फैक्ट्री गेट खुला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट भी वैसे तो नहीं बोल सकते, पर दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर 100 लोगों की जरूरत चाहिए, जैसे ही आपका गेट खुला 100 लोग अंदर आए, बाकी सब लोग बाहर, राइट। डेली वेजेस के हिसाब से हम उसका रिक्रूटमेंट करते हैं। जनरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर हम कोई भी टेस्टिंग नहीं करते हैं। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है, मतलब गेट पे जो भी व्यक्ति आया, पहले जो आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो अपॉइंट हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कैजुअल कॉलर, दूसरा जो सोर्स है, जरूरत पड़ने पर आपकी एप्लीकेशन का डेटाबेस हमारे पास पड़ा होता है, उस डेटाबेस के थ्रू आपको कॉलिंग की जाती है, जरूरत पड़ने के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, न्यूज़पेपर्स, इसे अगर समझाने की जरूरत है नहीं, जो मुझे समझाना है मेन तौर पर वह प्लेसमेंट एजेंसीज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस किसकी होती है? गवर्नमेंट की। पैसा लेती है क्या? कोई पैसा नहीं लेती सर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कोई पैसा नहीं लेती, जबकि प्लेसमेंट एजेंसी दे आर प्राइवेटली ओन्ड, दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड दे टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन टू अरेंज जॉब फॉर यू, राइट। कैंपस रिक्रूटमेंट, बड़े बड़े कॉलेजेस संस्थाओं के अंदर जो है आपका कैंपस के अंदर ही आपको जॉब मिल जाएगी। लास्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप से पहले ही या आपकी ट्रेनिंग से पहले ही आपको जॉब आपके हाथ में होगी। कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही आपने पूछ लिया कि भैया आप किसी अच्छे व्यक्ति को जानते हो क्या, तो उन लोगों से ही आपने पूछ लिया रिकमेंडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी गाड़ी ये लोग रखते हैं, गंदी सी गाड़ी होती है जनरली, ठीक है। ठेकेदार लाएंगे लेबर को भर के, लेकर जाएंगे छोड़ करके जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी ऑलरेडी हो चुका है। वेब पब्लिशिंग naukri.com, दैट इज ऑलरेडी डन। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, क्वालिफाइड पर्सन है, फ्रेश टैलेंट है, सब चीजें सीखे हुए हैं। वैलिड चॉइस है क्योंकि वहां पर रास्ते दो ही थे, ट्रांसफर या प्रमोशन। कहां पर? इंटर्नल में। यहाँ पर हमारे पास में 10 रास्ते हैं। फ्रेश टैलेंट आ चुका है, वर्कर्स की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाती है। डिमेरिट्स, ज्यादा एक्सटर्नल लोगों को प्रेफर करोगे तो एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है डिमोटिवेट होगा, डिससेटिस्फाई होगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही, क्योंकि सिलेक्शन कर परफॉर्म करना पड़ेगा इफ यू गो फॉर एक्सटर्नल सोर्स, एंड इट इज यस अस एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि जो इंटरव्यू करवाना है उसमें इंटरव्यू ही जो है बहुत बड़ा अमाउंट आपसे लेकर के जाने वाला है, राइट। इंटरव्यूअर। सेकंड स्टेज यहाँ पर आ जाती है स्टाफिंग के अंदर ही सिलेक्शन, एक बेस्ट एम्प्लॉय को चूज करना, या फिर आप कहते हो कि जो एक्सेसिव एम्प्लॉयज है उन्हें आप रिजेक्ट भी करते हो, इसलिए इट इज अ नेगेटिव स्टेप इन स्टाफिंग। इट इज अ नेगेटिव स्टेप इन, व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेप ऑफ स्टाफिंग? रिक्रूटमेंट। नेगेटिव स्टेप ऑफ स्टाफिंग? सिलेक्शन। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, एक सुटेबल
बेस के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। वो बेस लॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिकल 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, लॉजिकल बेस। हिंदी इंग्लिश वाली एप्लीकेशन के बेस पे हिंदी वाली रिजेक्ट कर दी, इलॉजिकल बेस। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद टेस्ट होंगे 5। सबसे पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंट टेस्ट, आईक्यू लेवल देखने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखने के लिए कि आप नई चीजें सीख सकते हो या नहीं। ट्रेड टेस्ट आपकी ट्रेडिंग और मार्केट स्किल्स देखने के लिए, आपको कोई भी चीज खरीदने बेचने को बोला जा सकता है इंस्टेंटली। इंटरेस्ट है आपका एरिया, आपके मान लो मल्टीपल डिग्रीज है, आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो, सीएस सीएस सीएमए सब कर लिया आपने, तब आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए वो देखेंगे कि आपको सीए का काम अच्छे से आता है, सीएस का आता है, सीएमए का आता है। इंटरेस्ट टेस्ट के बाद कोई भी प्रेजेंटेशन आपको देने के लिए बोला जा सकता है, आपको बोला जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर 25 मिनट तक बोलो बिना रुके। पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद इतना सब नाटक के बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, याद रखना मैंने वर्ड लिख के रखे, इट इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई। राइट, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूई तुम। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, 2 व्यक्तियों के नाम आपको दिए जाएंगे ताकि पता लगा सके कहीं आप टेररिस्ट तो नहीं हो, अफगानिस्तान से तो नहीं है आप कहीं। राइट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इतना सब डिसीजन के बाद में देखा जाएगा कि आपको रखा जाए या नहीं, फाइनल डिसीजन होगा एम्प्लॉयर का। अगर आपको लगता है जाना है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ये पॉइंट ऑप्शनल है, मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं, अंत में आपको जॉब लेटर ऑफर होगा। उस जॉब लेटर को अगर आप एक्सेप्ट कर लो, जॉब लेटर ऑफर होना है, जॉब ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर सिलेक्शन होता है, खत्म। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सबसे पहला और लास्ट पार्ट इस बढ़िया से चैप्टर का। ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसके अंदर हम वर्कर्स को वो चीजें सिखाते हैं जो उन्हें नहीं आती, जो उन्हें नहीं आती। डेवलपमेंट का मीनिंग करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, इससे आपके जीवन में होती है ग्रोथ। क्या होती है बोलो? ग्रोथ। एंड इट इज द अपलिफ्टमेंट इन द करियर ऑफ एम्प्लॉयज। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग 2 तरीके के होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ट्रेनी को बोला जाता है अप्रेंटाइज, ट्रेनी को क्या बोला जाता है? अप्रेंटाइज। और ट्रेनर को बोला जाता है मास्टर वर्कर। मास्टर वर्कर को देखो वो जैसा काम कर रहा है उसके जैसा सीखो और एक दिन खुद क्या बन जाओ? मास्टर वर्कर। टेक्निकल जॉब्स के लिए होती है, किसके लिए होती है? टेक्निकल जॉब्स के लिए। कोचिंग, एक सुपीरियर है, गाइड करेगा आपको, आपको स्विमिंग वगैरह सिखाएंगे, ठीक है, दे आर द कोचेस, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के अंदर होती है, सीए के अंदर होती है, आपके सीएमए के अंदर होती है। इंटर्नशिप प्रोग्राम एमबीबीएस के अंदर होती है, इंटर्न्स कहते हैं उन लोग को। जो ट्रेनी है उसे इंटर्न कहेंगे और जो ट्रेनर है उसे कहेंगे प्रोफेशनल पर्सन या प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में एक ही डिफरेंस है, अप्रेंटिसशिप होती है टेक्निकल जॉब्स के लिए और इंटर्नशिप होती है बोला किसके लिए? प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या होती है? इंटर्नशिप। जॉब रोटेशन, एक व्यक्ति को एक जॉब से दूसरी जॉब पर रोटेट करो, परचेज मैनेजर से बना दिया सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर से बना दिया फाइनेंस मैनेजर और फिर से बना दिया उसको सेल्स मैनेजर, ठीक है। अभी उसको परचेज, फाइनेंस और सेल्स तीनों का एक्सपीरियंस हो गया, एक दिन हम उसे बना देंगे जीएम। क्या बना देंगे? देन जॉब रोटेशन हो चुका है, अगला पार्ट है, अच्छा इसमें एक पेज है, 2 बार कॉपी हो गया, देख लेना, ठीक है। ऑफ द जॉब मेथड्स ये रहे। ऑफ द जॉब मेथड्स मेरे इसमें या तो स्कैन 2 बार हो गए। ऑफ द जॉब मेथड्स के अंदर सबसे पहला आया क्लासरूम लेक्चर, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, आप कुछ काम थोड़ी कर रहे हो अभी। क्लासरूम लेक्चर, केस स्टडी, बड़ी बड़ी केस स्टडीज आपको सॉल्व करने के दी जा सकती है। एनालिसिस, कंक्लूजन, हाँ याद रखना केस स्टडीज के आंसर कैसे लिखने हैं बता रखा है। पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद एनालिसिस, देन कंक्लूजन। मेन मार्क्स मान लो 6 मार्क 5 मार्क की केस स्टडी है, कॉन्सेप्ट के होंगे लगभग 3 नंबर, 3 से 4 नंबर कॉन्सेप्ट के, एनालिसिस और कंक्लूजन के आधे नंबर होंगे, ठीक है। केस स्टडी लिखना सिखाया था ना टर्म 2 में, हाँ एक ही बात, वैसे ही बिजनेस में भी लिखा सिखाया था ना केस स्टडीज के आंसर्स कैसे लिखना है, शुरुआत में लिखवाया था, ठीक है, सिखा दे। समरी सेशन में केस स्टडी, मान लो एक केस स्टडी आ गई, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब केस स्टडी है, मैं सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन द स्टेप हाइलाइटेड इन द केस आफ्टर दैट इज फॉलोड आफ्टर रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अभी रिक्रूटमेंट के बाद के स्टेप पूछे 5 नंबर में, तो कॉन्सेप्ट में तुमको लिखना पड़ेगा सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग, इनको लिखोगे 3 मार्क्स जितना, 3 मार्क्स जितना मतलब लगभग एक पेज। फिर एनालिसिस लिखोगे, एनालिसिस में लिखनी होती है क्वेश्चन की समरी, अगर आधे पेज का भी क्वेश्चन है तो भी एनालिसिस 3 से 4 लाइन का होगा। अब समरी कैसे लिखनी होती है तुमको आती है। कंक्लूजन में फाइनली जो तुमसे लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन का कि डू यू एग्री विद दिस व्यू, कि भैया उसका व्यू सही है या गलत है, या वो अपील्स फर्दर फ्यूचर में कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आपको फाइनल आंसर लिखना होता है कंक्लूजन में कि हमारे हिसाब से
डिस्ट्रिक्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने के 30 दिन होते हैं और 30 दिन बीत चुके हैं तो वो फर्दर अपील नहीं कर सकता, समझे? सो दैट इज द कंक्लूजन। कोई डाउट? ऑफ द जॉब मेथड में सबसे लास्ट का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है आपको कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। एंड लास्ट इज द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मतलब डमी मॉडल्स पर आपको क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। एक चीज और, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पूछे जा सकते हैं। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब एक वर्कर का आप जॉब रोटेशन करोगे, मतलब आपको उसको 3 से 4 डिपार्टमेंट का आपने उसको नॉलेज दे दी, तो आप उसको जनरल मैनेजर बना सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर मैनेजर्स, इंक्रीजेस एम्प्लॉयज मोरल, MORALE लगा दे लो वहां पे। एंड एसेंशियल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। आज जो एनवायरनमेंट इतना चेंज हो रहा है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है, आप इस एनवायरनमेंट के साथ कोप अप तभी कर सकते हो जब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इन चेंजेस को एक्सेप्ट करा सके। और चेंजेस को एक्सेप्ट आप कैसे कराओगे? ट्रेनिंग के थ्रू। देन विद स्टाफिंग चैप्टर इज आल्सो ओवर। ओके सर, यस। अगला चैप्टर अपन मैं जो ले रहा हूँ आपका नोट्स के अंदर थी कंज्यूमर, ठीक है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के बाद में ब्रेक दूंगा, ठीक है? अच्छा, स्टाफिंग भी आपका लगभग 8 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क्स का चैप्टर स्टाफिंग भी आपका। तो अभी तक हमने 12 मार्क का लगभग आधे घंटे में कवर कर लिया है। 6 मार्क का कंट्रोलिंग और 6 मार्क का स्टाफिंग। अभी एक और 4 मार्क का चैप्टर जो कि आ सकता है, ठीक है? दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बात नहीं, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता दूं, सुनना। केस स्टडी में पूछ सकते हैं क्योंकि आरबीएससी में जो पूछा उन्होंने, कैवेट एम्प्टर और कैवेट वेंडेटर। कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है ग्राहक अपना ध्यान खुद रखे। ग्राहक अपना ध्यान मतलब ग्राहक मान के चले कि सामने वाला व्यक्ति गधा है, प्रोड्यूसर सेलर जो है वो हमको घटिया माल बेचेगा। तो कैवेट एम्प्टर की पॉलिसी चलती थी पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो अभी का अमेंडेड है। उससे पहले कौन सा एक्ट था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसको आने से पहले जो पॉलिसी चलती थी मार्केट के अंदर वो थी कैवेट एम्प्टर की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। ये पॉलिसी चलती थी कैवेट एम्प्टर की, जो कहती थी लेट द बायर बी अवेयर। क्या कहती थी? लेट द बायर। पर जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया मार्केट में, मार्केट मतलब इंडिया में, तो जो पॉलिसी बनी आज की तारीख में, जो पॉलिसी है वो है कैवेट वेंडेटर की। किसकी पॉलिसी है? और ये पॉलिसी कहती है अभी सेलर अवेयर हो जाए। अभी कौन अवेयर हो जाए? क्योंकि आपके खिलाफ एक्शन होगा। आपके खिलाफ क्या होगा? और जब आपके खिलाफ एक्शन होगा तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, ऐसा ना? सेलर को। तो पहले जो पॉलिसी चलती थी वो क्या चलती थी? लेट द बायर बी अवेयर। और अब जो पॉलिसी चलती है वो कौन सी? कैवेट वेंडेटर की, जो कि कहती है लेट द सेलर बी अवेयर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों लाए? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए, राइट? बेरोजगारी छोड़ो, आपकी जो ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, झूठ बोलना, चीटिंग करना कस्टमर के साथ, वो सब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए मार्केट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस ये मैंने आपको मेन नोट्स में नहीं दी है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये इंपॉर्टेंस, पर फिर भी क्योंकि यह समरी में दे रखा है तो एक बार समझ लो। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, क्योंकि पहले पुराने टॉपिक्स डिलीटेड एनसीईआरटी में से तो नहीं किए ना। तो एक बार समरी में से देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 पार्ट में है। ग्राहक को क्या फायदे, बिजनेस को क्या फायदा। अभी सोचो, ग्राहक को क्या फायदा? क्यों जनरली ग्राहक जो है वो इग्नोरेंट था अपने राइट्स के प्रति, उसको पता ही नहीं था कि मार्केट में चीटिंग कैसे कैसे हो सकती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आकर के उसको समझाया कि देखो सेलर आपको इस तरीके से चीटिंग कर सकता है। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज थे, उनको पता नहीं था कि हमें कौन से कोर्ट में कंप्लेन करनी है, जरूरत पड़ने पर हमें कौन से रिड्रेसल सिस्टम में कब जाना है, कितने दिन में जाना है। तो क्योंकि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज भी था इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। एंड लास्ट, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, ग्राहक के साथ में बहुत ज्यादा चीटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा उनको पागल बनाया जा रहा था, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में पास हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ध्यान से। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा, ग्राहक को सेटिस्फाई रखोगे, वो आपसे लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, पहली बात। दूसरा, मॉरल जस्टिफिकेशन, क्योंकि तुम सोसाइटी के पार्ट हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारा ग्राहक को तुम सेटिस्फाई रखो।
मॉरल जस्टिफिकेशन, यस और नो? बिजनेस रीयूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, पूरा सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पार्ट, क्योंकि समाज ने रिसोर्सेज तुम्हें दिए हैं तो समाज के प्रति तुम्हारी पूरी पूरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी एक रीजन है। एंड लास्ट इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर आप ग्राहक का भला करते हो तो सरकार बहुत सारे रिलैक्सेशन आपको दे देती है, इनकम टैक्स में बेनिफिट्स भी दे देती है। डन, दैट वाज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर लिखा 1996 है पर ये कंटेंट पूरा 2019 वाला ही है। ग्राहक कौन है आप लोग जानते हो, ग्राहक मतलब बायर ऑफ द गुड्स, एंड इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर आल्सो। भाई आपके लिए बाइक, आपके लिए स्कूटी ली पापा ने, बायर पापा है, पर कंज्यूमर कौन हो तुम, तो तुम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तुम्हारे लिए भी वही राइट्स है जो किसके लिए है, बायर के लिए। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंज्यूमर राइट्स। 6 राइट्स है सर। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, सबसे पहला राइट कौन सा बोलो, राइट टू सेफ्टी। ग्राहक के लिए, ग्राहक को यह अधिकार है कि अगर कोई भी चीज उसके हेल्थ के लिए हैजार्डस हो सकती है, क्या हो सकती है, हैजार्डस, तो उसको पूरे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोडक्ट के ऊपर ही देने लिख के, ठीक है। जैसे कोई मेडिसिन आपको दूध के साथ लेनी है, कोई मेडिसिन आपको पानी के साथ लेनी है, तो उस पर लिखा होना चाहिए दिस शुड बी कंज्यूम्ड विद मिल्क और दिस शुड बी कंज्यूम्ड विद वाटर, राइट। सो राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरा राइट, सेकंड राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ग्राहक को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ बना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस नंबर क्या है, राइट, एक्सपायरी डेट क्या है, किस जगह प्रोडक्ट बना, कितने दिन किस बैच में बना, उसके एमआरपी क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई डाउट? तीसरा राइट है भैया राइट टू चूज। अलग अलग चीजों में से आप एक बेस्ट को चूज कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उस प्रोडक्ट को वहीं से खरीदो। आपके पास अधिकार है कि आपको एक सेलर का माल समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरे सेलर के पास में स्विच ऑन हो सकते हो। पॉइंट नंबर 4, राइट टू बी हर्ड। ग्राहक की कंप्लेंट को सिर्फ सुनना चाहिए, सिर्फ सुनना चाहिए, राइट टू बी हर्ड। पर अगर सुना नहीं, ध्यान रखना, अगर सुना नहीं तो वो केस कर सकता है। वो कौन सा राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। कौन सा राइट है, राइट टू सीक। सिर्फ ग्राहक की कंप्लेंट को सुनना है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस पर उसका नंबर उठाना है, उससे बात करनी है, दैट इज राइट टू बी हर्ड। पर अगर आपने उसकी कंप्लेंट को नहीं सुना तो वो केस कर सकता है, किस राइट के अंदर, राइट टू बी हर्ड के अंदर। बोलो कोई डाउट, यस और नो? अरे यस और नो? डन, राइट टू सीक रिड्रेसल इज डन। देन द लास्ट राइट, क्या क्या सेलर पे करोगे ना, हाँ, लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लास्ट राइट क्या है, बात नहीं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ग्राहक को पूरा अधिकार है, बात नहीं, ग्राहक को पूरा अधिकार है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स की एक कॉपी, ड्राफ्ट कॉपी आप किसी भी मिनिस्ट्री से मांग सकते हो, आप उसे पढ़ सकते हो आराम से, आप अपने राइट्स के लिए नॉलेज ले सकते हो एनजीओ से, सरकार से, गवर्नमेंट से, राइट। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, डन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर, हमेशा बिल मांगो, अपने एक्सरसाइज का, अपने राइट्स का ध्यान रखो, क्वालिटी कॉन्शियस तो रहो, कुछ जगह क्वांटिटी कॉन्शियस आप रहते हो पर कुछ जगह क्वालिटी कॉन्शियस भी रहना पड़ता है। आप आईफोन खरीदने गए, पता पड़ा चाइना का बेच दिया आपको, सो वहां पर आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा, राइट। राइट टू फाइल कंप्लेन, आपके खिलाफ कभी भी कुछ भी गलत हुआ तो आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कंप्लेन कर सकते हो। हमेशा बिल मांगना है, बिल को हम कहते हैं कैश मेमो। क्वालिटी कॉन्शियस भी रहना है, कुछ जगह जो आप इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रहे हो, कुकर लेके आए बिना एएसआई मार्क का, है ना, वाइफ सब्जी बना रही थी, कुकर फट गया, वाइफ का आधा सिर उड़ गया, राइट। सो क्वालिटी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, वहां पर आईएसआई मार्क वाला कुकर ही गिफ्ट करना, ठीक है चिराग, आईएसआई मार्क वाला कुकर ही देना, ठीक है। ज्वेलरी देनी आपको हॉलमार्क, और फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एफपीओ मार्क, फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक मार्क भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर है, एफएसएसए एफपीओ ही है वो, ठीक है। चलो, कोई भी ऐड अगर आपको गलत लगे, कोई भी ऐड अगर आपको लगे कि ये ऐड हमारे लिए नहीं बनना चाहिए था, इट इज अ रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट हैज बीन क्लेम्ड, तो उसके खिलाफ कंप्लेन करना, राइट। नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सैलिएंट फीचर्स और वो रीड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, रीड्रेसल मैकेनिज्म के लिए मैं आपको स्लाइड पर लेकर के चल रहा हूँ, जो कि मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी पढ़ाई थी। तो रीड्रेसल मैकेनिज्म के लिए ये स्लाइड है आपकी। पुराना एक्ट क्या था 1996, नया एक्ट क्या है। पुराना वैसे 90% नहीं पूछेंगे, पर अगर तुमको क्वेश्चन में मान लो उन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन छापा और अगर 1986 से लिख दिया तो 1986 वाला लिख देना, पर अगर तुम्हारा सिर्फ कॉर्पोरेट अपील प्रोसेस पूछे तो 2019 वाला ही लिखना है। मैं आपको दोनों पढ़ा रहा हूँ ताकि तकलीफ ना हो,
1986 में सबसे पहली जो फॉरम थी वो थी डिस्ट्रिक्ट फॉरम। कौन सी थी? मैं भेज दूंगा अभी, मैं भेज दूंगा, ठीक है। 1986 में जो कॉर्पोरेट था वो था डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर, उसमें वैल्यू थी गुड्स की 20 लाख तक। कितने लाख रुपए तक? वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपीस। पर नए एक्ट में इसकी लिमिट कितनी कर दी? डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। इससे पहले के कॉर्पोरेट में मीडिएशन का कोई प्रोसेस नहीं था। मीडिएशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अभी क्या हुआ, तुमने सामने वाली पार्टी पे केस पे उसका ईगो हर्ट हुआ, बोले नहीं नहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी मैं अगर कोर्ट में अपील के लिए जाऊंगा तो वो कहता है बाहर ही सेटल कर लो। इसको कहते हैं मीडिएशन। क्या कहते हैं? तो मीडिएशन हो सकता है सिर्फ अपील एंटरटेन होने से 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में मीडिएशन हो सकता है। उसके अलावा आगे के प्रोसेस सेम है कि आपके गुड्स की सैंपल टेस्टिंग होगी आपके खिलाफ, अगर आप अग्रीड पार्टी हो तो आप फर्दर अपील कर सकते थे। डिस्ट्रिक्ट की अपील जाएगी कहाँ? स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट की अपील कहाँ जाएगी? पर याद रखना पुराने एक्ट में थे 45 दिन, हाँ पुराने एक्ट में थे 30 डेज। कितने थे? ऑर्डर से 30 डेज। कहां से 30 डेज? ऑर्डर से 30 डेज। पर इस नए एक्ट में इस लिमिट को कर दिया 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाने की लिमिट कितनी कर दी इन्होंने अभी? 45 डेज। अभी तुम आए स्टेट में, अभी तुम कहाँ बोलो? स्टेट में। जब तुम आए तो या तो तुम स्टेट में डायरेक्ट आ सकते हो। कब डायरेक्ट आ सकते हो? जब तुम्हारे वैल्यू ऑफ गुड्स पुराने एक्ट में 20 लाख से ज्यादा हो पर 1 करोड़ से कम हो। नए एक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा हो पर किससे कम हो? 10 करोड़ से। पुरानी लिमिट कितनी थी? 20 करोड़ से 1 करोड़। नई लिमिट है 1 करोड़ से 10 करोड़। हाँ 20 लाख से 1 करोड़। और यहाँ पर जो लिमिट है दैट इज 1 करोड़ से 10 करोड़। राइट। सैंपल टेस्टिंग होगी। सैंपल टेस्टिंग के बाद अगर अग्रीड पार्टी है तो यहाँ पर पुराने नए में सेम लिमिट है। सिर्फ 45 दिन की जो लिमिट है वो नए एक्ट में डिस्ट्रिक्ट के अंदर चेंज थी। यहाँ पर पहले भी 30 दिन था। 30 दिन में आप डेट ऑफ ऑर्डर से कहाँ जा सकते हो? नेशनल में। पुराने एक्ट में और नए एक्ट में सेम चीज। अभी तुम आए नेशनल में। नेशनल में पुरानी लिमिट थी वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सिस्टिंग 1 करोड़, पर वो नए एक्ट में कर दी गई वैल्यू ऑफ द गुड एक्सिस्टिंग 10 करोड़। सैंपल टेस्टिंग होगी। अग्रीड पार्टी सीधा जा सकती है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। कितने दिन फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर अपील्स प्रोसेस होता है पूरा खत्म। फिर हम आ जाते हैं शीट पर समरी नोट्स के ऊपर। कौन कौन व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है भैया। एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन कर सकता है। गवर्नमेंट कंप्लेन भी कर सकती है। भाई तुमने सरकार को फ्लाईओवर बना के दिया, तुमने बोला आने वाले 50 साल तक इस फ्लाईओवर का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारी बारात थी, 800 जने बस में भरे हुए थे, और जैसे ही वो बस ऊपर क्रॉस हो रही थी पुल गिर गया बस समेत नदी में, ठीक है। सो पुल खराब बनाया गया था, खैर बस वाले की गलती नहीं थी। पुल वॉज नॉट मेड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद अपील कर सकती है। एंड लास्ट कोई लीगल हायर। अभी तुम तो बच्चे नहीं, 800 जने एक साथ चले गए नदी में, तो उनके जो लीगल हायर है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज कस्टमर्स है, वो भी अपील कर सकते हैं। ऑर्डर्स में क्या क्या आ सकता है याद रखना। 3 मार्क क्वेश्चन कैन बी देयर। ऑर्डर में क्या क्या आ सकता है? आपको बोला जा सकता है कि जो भी डिफेक्ट है हटाओ, आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके दो, कोई भी कॉम्पनसेशन जो कोर्ट डिसाइड करे वो पे की जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद किया जाए, और जितने भी गुड्स अभी प्रोडक्शन में उनको डिसमेंटल किया जाए, उनको विड्रॉ किया जाए फ्रॉम सेल। समझे? लास्ट पार्ट है रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। आप जनरल पब्लिक को अवेयर करते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, पब्लिकेशंस प्रिंट करते हैं, ताकि ग्राहक जो है अपडेटेड रहे। उन्हें लीगल असिस्टेंस भी हम लोग देते हैं। फिल्म्स ऑन अडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स, इनके ऊपर भी बनाई जाती है ताकि ग्राहक अवेयर रह सके। ग्राहक के प्रोटेक्शन के लिए काम कौन कौन कर सकता है? 3 मार्क क्वेश्चन कैन बी दिस आल्सो। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि भैया क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम, ये शायद मैंने कंज्यूमर के टेस्ट में भी पूछा है तुमसे एक क्वेश्चन, कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम सिर्फ कंज्यूमर का है? क्या सिर्फ सरकार का काम है? नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम सरकार तो करती ही है। आज की तारीख में बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था FICCI और CII, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII भी ये काम करता है। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तुम रिटायर हो जाओ, जीवन में कुछ ना हो करने के लिए, तो एक ग्राहक सेवा ऑर्गेनाइजेशन खोल लेना, उसके अंदर लोगों के हित के लिए काम करना। जीवन में कुछ पैसा तो नहीं मिलेगा पर आशीर्वाद बहुत मिलेगा, ठीक है। सो जैसे मुंबई ग्राम पंचायत कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता एंड कॉमन कॉज दिल्ली, यहाँ पर ये चैप्टर कंज्यूमर भी आपका होता है खत्म। यस प्लीज, बात नहीं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट।
The next chapter I am going to take is directing. Okay, please बात नहीं. It is a very important chapter for 8 marks. Okay, 8 marks to sometimes 9 marks also. ठीक है, 8 से लेके 9 नंबर के लिए बहुत ही important चैप्टर है, राइट? तो स्टार्ट करते सर. डायरेक्टिंग है क्या? बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग डायरेक्शंस देने की बात करते हैं, राइट? और डायरेक्शंस आप लोग याद रखना, हर लेवल को होती है जरूरत डायरेक्शंस की. डायरेक्शंस की तो जरूरत है, वो हर लेवल को होती है, भले वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो. इसलिए 2 मार्क्स अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछे, एट व्हाट लेवल डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स. Directing takes place at all the levels. That is why it is a pervasive function. That is why it is a. So directing सिर्फ top पर नहीं होती perform, it is also performed at middle level and lower level also. So it is a function that is performed at all the levels in the organization. So directing है क्या सर? Basically 4 चीजें. कितनी चीजें सर? 4 चीजें. Supervision, motivation, leadership और communication के सारे प्रोसेस को जब हम मिला दें तो हमें मिलता है डायरेक्टिंग. और सर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्शन इनिशिएट करता है. क्या इनिशिएट करता है? एक्शन इनिशिएट करता है. मतलब काम एक्चुअली जो स्टार्ट होता है वो किसके थ्रू स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग के थ्रू. क्योंकि प्लानिंग में तो आपने सिर्फ प्लान्स बनाए थे. अरे प्लानिंग में तो आपने सिर्फ क्या बनाए थे? ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए और स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को रखा. पर एक्चुअली काम करना कैसे है उसके लिए डायरेक्शन हम कहाँ देते हैं? डायरेक्टिंग में. कहाँ देते बोलो? डायरेक्टिंग. तो फीचर्स वही चीजें. सबसे पहली ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी इसलिए कर रखा है कि एक्चुअली काम करने के लिए डायरेक्शंस हम कहाँ देते हैं? डायरेक्टिंग में. सो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. परवेसिव टॉप लेवल डायरेक्शन देता है मिडिल को, मिडिल देता है लोअर को, और लोअर लेवल डायरेक्शन देता है वर्कर्स को. हर लेवल पर डायरेक्शन दी जाती है, इसलिए डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन. कंटिन्यूस, हर बार हर गोल के लिए अलग अलग डायरेक्शन दी जाती है. सो इट इज अ कंटिन्यूस. एंड इसका फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हमेशा सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. सो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल. इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट सेम है, दैट इज इट इनिशिएट एक्शन. कोऑर्डिनेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स. एम्प्लॉयज के जो एफर्ट्स है कोऑर्डिनेशन में आप आते हैं किसके जरिए? लीडरशिप के जरिए. किसके जरिए बोलो? लीडरशिप के जरिए कोऑर्डिनेशन होता है. इसके अलावा टाइमली हर काम हो पाता है, इफेक्टिव लीडरशिप. आप बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किसके थ्रू करवा सकते हो? डायरेक्टिंग के थ्रू करा सकते हो आप सर. किसके थ्रू करा सकते हो? डायरेक्टिंग के थ्रू. सो ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनामिक एंड लास्ट इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो गैप्स लीडर के द्वारा क्रिएट किए गए, लीडर ने मान लो किसी को डांट दिया, अभी वो डीमोटिवेट हो गया, तो जो मोटिवेटर होगा कौन होगा? मोटिवेटर. वो ने क्या कर देगा? मोटिवेट. तो इससे बैलेंस क्रिएट रहता है, एक स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई डाउट बोलो? 100%. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है 4 भैया. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन. सुपरविजन के अंदर 4 वर्ड. यस, हु विल टेल मी 4 वर्ड्स? सबसे पहला गाइडिंग, सबसे पहला. दूसरा ऑब्जर्विंग. दूसरा क्या था सर? तीसरा वर्ड ओवरसीइंग. तीसरा वर्ड गाइडिंग, ऑब्जर्विंग, ओवरसीइंग एंड लास्ट सर इंस्ट्रक्टिंग. एंड लास्ट वर्ड क्या है? और ये सारे काम कब करने हैं? ये सारे काम कब करने बोलो? व्हेन द एम्प्लॉयज आर एट वर्क. व्हेन एम्प्लॉयज आर एट बोलो. व्हेन एम्प्लॉयज आर एट वर्क. जब वो काम पर हो. किस पर हो? काम पर. इसे हम कहते हैं सुपरविजन. क्या कहते बोलो? सुपरविजन. 100%. परफॉर्मेंस अप्रेजल भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है. सुपरवाइजर जो है वो परफॉर्मेंस, जो हमारे सुपर सबऑर्डिनेट्स है उनकी परफॉर्मेंस को भी हम अप्रेज करते रहते हैं कि भैया काम एज पर इंस्ट्रक्शंस, एज पर गाइडलाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो सुपरविजन. यहाँ पर एक चीज और आपको यहाँ पर मैं लिखी नहीं, रोल ऑफ सुपरवाइजर, वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा. लिंकिंग पिन की तरह काम करता है सुपरवाइजर. किसी तरह काम करता है? लिंकिंग पिन. वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट तक कौन पहुंचाता है? सुपरवाइजर.
और जो मैनेजमेंट का रिप्लाई है टुवर्ड्स देयर फीडबैक, ठीक है, मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कैसे करेगा, पैसा बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ये सारी चीजें भी वर्कर्स तक डायरेक्टली कौन पहुंचाता है? सुपरवाइजर। कौन पहुंचाता है बोलो? सुपरवाइजर। डन। सो सुपरविजन फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है। अगला पार्ट इस चैप्टर का है भैया मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर दो वर्ड याद रखने हैं, एक तो स्टिमुलेटिंग और एक और इंस्पायरिंग। एक और वर्ड क्या रखना है बोलो याद? इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज व्हेन दे आर एक्चुअली doing the work so that they give their 100% to the job, they give their 100% to the job. कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे सर। 3 M's ऑफ मोटिवेशन, मोटिव, मोटिवेटर एंड मोटिवेशन। मोटिव का मतलब वो एम, वो डिजायर, वो गोल जिसके लिए आप निरंतर काम कर रहे हो, दैट इज मोटिव। मोटिवेटर टेक्निक है। मोटिवेटर क्या है? मेथड है। और दो ही मेथड होते हैं, या तो पैसा दो या तो इज्जत दो। या तो पैसा दो नहीं तो इज्जत। पैसा देने को कौन सा इंसेंटिव? फाइनेंशियल। पैसा देना कौन सा इंसेंटिव बोलो? और इज्जत देना नॉन फाइनेंशियल। इज्जत देना कौन सा इंसेंटिव? नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन के फीचर्स, बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, लोग परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना। एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। वो याद है मैंने आपको नोट्स में दे रखा है डायग्राम। अनसेटिस्फाइड नीड होगी, टेंशन होगा, बिहेवियर ड्राइव होगा, बिहेवियर ड्राइव होगा तो सेटिस्फाइड नीड क्या हो जाएगी? अनसेटिस्फाइड नीड क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। कुछ देर के लिए टेंशन कम होगी, पर जिस दिन टेंशन कम होगी उसी दिन एक और अनसेटिस्फाइड नीड जन्म लेगी। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। फिर एक बहुत महान व्यक्ति हुआ था अब्राहम मास्लो। कौन हुए थे? अब्राहम मास्लो कहते हैं भैया इंडिविजुअल की 5 तरीके की नीड्स होती है जिनको हम ट्रायंगल में अरेंज करते हैं। और ट्रायंगल में सबसे ऊपर कौन सी नीड आती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सबसे नीचे यहाँ पर जो सबसे पहली नीड है ना, वो ट्रायंगल में नीचे से फर्स्ट है, ध्यान रखना। बिकॉज द नीड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ऊपर से नीचे जाओगे प्रायोरिटी लेवल डिक्रीज है, नीचे से ऊपर आओगे प्रायोरिटी लेवल। तो आप एग्जाम में लिख के आना, नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे। बेसिक नीड, सबसे पहले हर इंसान चाहता है कि खाने के लिए 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए अच्छा घर हो, ठीक है। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए एक अच्छा घर जिस दिन आपको मिल जाए तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलना भले भैया मेरे साथ में कॉन्टेक्ट तो करो, मतलब आप मेरी जॉब को सिक्योर करो। क्या करो? सिक्योर, जिसको कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। उस दिन आप जब अच्छा पैसा कमा लो, तुम्हारी परमानेंट जॉब लग जाए, तो अपने जीवन में 2 इंश्योरेंस जरूर ले लेना, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। क्लियर? जिस दिन अपनी लाइफ के तुम दोनों इंश्योरेंस ले लो, अच्छा खाना हो, अच्छा घर हो, तो शादी कर लेना, किसी को ढूंढ लेना, किसी गधे को। सो सोशल नीड्स, ठीक है, तो है फ्रेंड्स, फैमिली, लव, अफेक्शन, केयरिंग, ओके, चिल्ड्रन, ओके, अराउंड 15-16 चिल्ड्रन यू विल हैव, ओके। सो एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, क्या बोलते हैं उसको? एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। एस्टीम नीड्स, बच्चे होने के बाद स्टेटस, बच्चे होने के बाद, नहीं तो पापा बोलेंगे पापा ऐसे काम करते हैं। सो एस्टीम नीड्स, स्टेटस रिलेटेड नीड्स आर कॉल्ड एज एस्टीम। और फिर कुछ ऐसा करने का सोचना कि पूरा जीवन लोग तुम्हें याद रखे, तुम्हारे जीवन के बाद भी लोग तुम्हें याद रखे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, क्या बोलते हैं इसको बोलो? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हाईएस्ट लेवल नीड है ये, हाईएस्ट लेवल नीड है। एजम्पशन मैंने तुम्हें समरी चार्ट में भी लिख के दिया, सोचो एजम्पशन कितने जरूरी, याद रखना। 3 एजम्पशन है, चारों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। नीड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ लिख के रखो, टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक सेटिस्फाइड नीड कभी भी आपको मोटिवेट करेगी क्या? नहीं। और एक पर्सन अगर एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो आप नेक्स्ट हायर लेवल नीड पर मूव करोगे। डन। इंसेंटिव 2 होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन। या तो पैसा दो नहीं तो इज्जत। पैसा बढ़ाना, सैलरी बढ़ा दी मतलब बेसिक सैलरी बढ़ा दी। अलाउंस, एनीथिंग इन एडिशन टू सैलरी यू आर गेटिंग इन मनी टर्म्स, दैट इज अलाउंस। कार का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, पेट्रोल का खर्चा, मान लो मुझे रोमिल से एक्स्ट्रा दे रहे, सो अलाउंस। क्या है वो बोलो? अलाउंस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, जितना प्रोडक्शन ज्यादा करोगे उतना पैसा ज्यादा। बेसिकली दिस इज डिफरेंशियल पीरियड सिस्टम ओनली, ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा पैसा। बोनस, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी ऑन द ओकेजन ऑफ पर्टिकुलर दिवाली, क्रिसमस, 1 महीने का एडिशनल बोनस, आपको एडिशनल सैलरी मिलती सर, बोनस कहते हैं उसको हम। क्या कहते हैं बोलो? बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग,
कंपनी ने बोला आप हमारा सेल्स टारगेट मीट करके दो, हम आपको प्रॉफिट का 10% देंगे। किसका 10% देंगे? प्रॉफिट का 10% देंगे सर हम आपको, राइट? तो हम कहते हैं बोनस, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग। क्या कहते हैं बोलो? प्रॉफिट शेयरिंग। अरे कोई डाउट? डन। आगे देखेंगे। जब आपको कंपनी शेयर ऑफर करती है सर, क्या ऑफर करती है कंपनी? आइदर एट फ्री और एट अ कंसेशन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। और इसके 5 नाम पढ़ाए मैंने। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान तीसरा नाम, चौथा नाम स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स सार, और पांचवा नाम स्वेट इक्विटी शेयर्स। ईसॉप, ईएसपीपी, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन, ठीक है, ईसॉप, और इसके अलावा सार, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, और स्वेट इक्विटी शेयर्स। कोई डाउट? रिटायर्ड बेनिफिट्स भी मान लो ये काव्य, काव्य के 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4। चारों ने बोला पापा जाओ अपने जीवन जियो, रिटायर हो गया है काव्य भी मेरे यहाँ से, अपना जीवन जियो, जाओ ऐश करो, हमसे आपकी सेवा नहीं होती। चारों बहुओं को आप परेशान करते हो, मेरे लिए खाना बना, ये बना, वो बना, ठीक है? चारों बहुओं को परेशान करके रखा है इसने, ठीक है, बहुओं को भी। सो चारों बच्चे ने बोला पापा जाओ जियो अपनी जिंदगी। अभी ये मेरे पास है, बोले सर मेरी पेंशन लगा दो। क्या लगा दो? पेंशन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? लास्ट है परक्विजिट्स, आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। परक्विजिट्स में फैसिलिटीज मिलती है, उसका पैसा कंपनी खुद देती है, आपको इन हैंड पैसा नहीं मिलता है। अगर इन हैंड पैसा मिले तो वो क्या बन जाएगा? अलाउंस। अगर इन हैंड पैसा मिले तो वो क्या बन जाएगा? पर परक्विजिट्स में पैसा सारा कंपनी खुद पे कर रही होती है। परक्विजिट्स में सारा पैसा कौन पे कर रही होती है? कंपनी। डन। नॉन फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना, मैंने कहा, मैंने बोला ठीक है आप मैनेजर तो हो ही हो, एक काम करो आप सेल्स डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो उसी सैलरी में, उसी सैलरी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट को भी संभालो आप। स्टेटस बढ़ा दिया मैंने। क्या बना दिया? स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, आपके लिए मैंने ठंडे पानी का इंतजाम किया, ठीक है, गर्मी लगे ठंडा पानी पियो, एसी लगवा दिया आपके ऑफिस के अंदर, राइट? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। करियर एडवांसमेंट, एक ऐसी जॉब देंगे जो अगर आपने परफॉर्म कर दी तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोशन। जॉब एनरिचमेंट, उसके बाद याद रखना दोनों में डिफरेंस है। जॉब एनरिचमेंट में जॉब ऐसी दी जाएगी जो आपने आज तक कभी परफॉर्म, जो कि चैलेंजिंग होती है। क्या होती है? चैलेंजिंग। लेकिन करियर एडवांसमेंट में रूटीन जॉब देंगे, पर बोलेंगे कम समय में करके दिखाओ या ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करके दिखाओ। तो जॉब मैनेजमेंट में ध्यान रखना, चैलेंजिंग जॉब ऑफर होगी। क्या ऑफर होगी बोलो? चैलेंजिंग जॉब। जॉब सिक्योरिटी, आपके साथ मैंने कांटेक्ट कर लिया, सिक्योरिटी, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने कहा 4 साल तक आप ना तो मुझे छोड़ के जाओगे ना मैं आपको निकालूंगा। कोई डाउट? अगला है सर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, मैंने कहा यार इतना आप, इतना दिमाग है, इतना एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, चलो डिसीजन मेकिंग में अब तुम भी बैठोगे मेरे साथ, डिसीजन मेकिंग में अब मेरे साथ में तुम भी बैठोगे, दैट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। लास्ट एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज को फ्रीडम देना। क्या देना एम्प्लॉयज को? फ्रीडम। लीडरशिप, लीडरशिप सर एक ही वर्ड याद रखना, इन्फ्लुएंसिंग। क्या वर्ड याद रखना बोलो? लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करते हैं बेसिकली हम पे सर। क्या करते बोलो? कंट्रोल। लीडरशिप के फीचर्स, टीम में कोऑपरेशन होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए लीडर और फॉलोअर्स के बीच, ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली कंप्लीशन, कंटिन्यूअस एंड क्रिएटिंग विलिंगनेस टू वर्क। एक लीडर वही अच्छा कहलाता है जिसकी टीम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो, वरना अगर आप लीडर की सुनोगे नहीं तो टीम मैच कैसे जीतेगी? अरे सुनो, डन। इंपॉर्टेंस, गोल्स अचीव होंगे, रिलेशंस अच्छे बनेंगे, चेंजेस लोग अपने अंदर ला पाएंगे, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो पाएंगी, और वर्कर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मोटिवेट हो सकेंगे। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 5 मार्क के लिए केस स्टडीज, कई बार क्वेश्चन भी आया, डायरेक्ट भी आया बोर्ड के एग्जाम में। गुड पर्सनैलिटी, राइट? गुड पर्सनैलिटी का मतलब मोटा पतला ऐसे नहीं, ही शुड बी एबल टू स्पीक, उससे लोग सुन सके, ठीक है, जैसे आप इतनी देर से बैठे हो, सो आई एम अ गुड पर्सनैलिटी, ऐसा ना? हाँ। नाउ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ही शुड हैव अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। अभी देखो पूरे पेपर को 18 पेज में लिख दिया, ठीक है, और समरी करने के लिए, समरी के लिए सबसे पावरफुल नोट्स है ये, कोई नहीं देता उदयपुर में, कोई नहीं देता, दिखा दें किसी को भी। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस,
बुक्स में दे रखी समरी पर इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इनिशिएटिव, अ लीडर शुड बी एबल टू learn the new things, he should be able to accept challenges, he should be able to accept, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हर भाषा आनी चाहिए उसको, हर भाषा की कम से कम 2-3 भाषा तो आनी चाहिए लीडर को। मोटिवेट करना आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, और ये क्या है, एम्पैथी, मैंने रेगुलर नोट्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लोगों को समझने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, लोगों की फीलिंग समझने की भावना होनी चाहिए सर। स्टाइल्स, डायग्राम मैंने यहाँ पे नोट्स में मैं कोई भी नहीं दे पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन भी है पेजेस का, मेरे को नाम भी तो समरी, अगर डायग्राम भी दे दूंगा तो फिर फुल नोट्स ना दे दूँ। ऑटोक्रेटिक स्टाइल याद है सबको, हिटलर्स मॉडल, लीडर की सेंट्रल पोजीशन, वो जो बोलेगा वो फाइनल होगा, आप उसको रिप्लाई वापस से पलट के नहीं दे सकते, नहीं आप वापस से बात कर सकते हो। डेमोक्रेटिक, आप पलट के रिप्लाई भी दे सकते हो, क्रॉस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेस इज फेयर, लीडर की सेंट्रल पोजीशन होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी पॉइंट पर रह करके आपको कंट्रोल कर सकता है, किसी भी पॉइंट पर रह करके अपना जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है। लेस इज फेयर एंड फ्री रेन स्टाइल, यहाँ पर मैंने लेस इज फेयर स्टाइल लिख रखा है शॉर्ट में, आपको पूरा नाम याद रखना है, लेस इज फेयर एंड फ्री रेन स्टाइल। कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? डन। लास्ट पार्ट इस चैप्टर का आता है कम्युनिकेशन भैया, एक्सचेंज ऑफ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, व्यूज है, आइडियाज, एक्सपीरियंस, कोई भी चीज का एक्सचेंज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। दो पार्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस, पहला व्यक्ति कौन, सेंडर, क्या बनाता है, मैसेज, मैसेज की क्या करोगे, एन्कोडिंग का मतलब कन्वर्टिंग द सिंबल्स यूज्ड बाय सेंडर इन सिंपल फॉर्म, इट इज डन फ्रॉम सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज डन फ्रॉम सेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एन्कोडिंग के बाद मैसेज जाएगा मीडिया में, मीडिया उस मैसेज की करेगा डिकोडिंग, मतलब तुमने मैसेज टाइप किया इंग्लिश में पर मेरे को हिंदी आती, तो मेरा जो फोन का सॉफ्टवेयर है वो मुझे मैसेज की डिकोडिंग करके देगा, क्या करके देगा, सो कंडक्टिंग कन्वर्टिंग द मैसेज और सिंबल्स यूज्ड बाय द रिसीवर इन सिंपल फॉर्म, एंड इट इज डन फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैसेज मेरे तक आ गया, मैं अपना दूंगा फीडबैक। कई बार मीडिया में मैसेज प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हो पाता, कोई डिस्टर्बेंस आता है, उसको हम कहते हैं नॉइज। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन आएगा भैया, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, लोगों के पास में एफिशिएंसी बढ़ेगी और लोग अपने जॉब के लिए क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन याद है दो, फॉर्मल और फॉर्मल विथ रूल्स, इनफॉर्मल विदाउट रूल्स। फॉर्मल में 4 पार्ट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अपवर्ड और डायगोनल। अपवर्ड कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, वर्टिकल अमंग्स मैनेजर्स विथ सेम ARA, among managers with same ARA, authority, responsibility and accountability. Diagonal communication among various persons at different levels in the organization. सीधा आप बात करो टॉप मैनेजर के साथ, आप सबसे लोअर लेवल पर हो। पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन भी 2 पार्ट में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहला सिंगल चेन याद है, इट इज वर्टिकल लाइन, इट इज अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, राइट। व्हील पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है, राइट, दिस इज अ व्हील पैटर्न, ओके। सर्कुलर में पूरा सर्कल बनता है इस तरीके से, जहां पर आप अपने एडजॉइनिंग 2 लोगों के साथ में बात कर सकते हो। इसके अंदर एक स्टार बना दो इस तरीके से, तो ये बन जाएगा फ्री फ्लो, ये क्या बन जाएगा, ऑल सोर्स पैटर्न भी बोलते हैं, फ्री फ्लो पैटर्न और क्या बोलते हैं, ऑल सोर्स पैटर्न। इन्वर्टेड भी, तुम अपने बॉस के साथ तो बात कर ही सकते हो और जरूरत पड़ने पर बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हो, इन्वर्टेड भी। इनफॉर्मल पैटर्न सिंगल स्टैंड पर, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। गॉसिप, पंचायती, फालतू की जो तुम करते हो तो सारा दिन, राइट, गॉसिप कहते हो उसको, क्या कहते हैं, गॉसिप। इसका पैटर्न लगभग व्हील जैसे ही है पर इसमें स्पाइक्स ज्यादा थी, 10 से 15 स्पाइक्स बना के आना एग्जाम में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, घर से बाहर निकले भिखारी से बात कर ली, ठीक है, यहाँ पर आए गौतम से बात कर ली, राइट। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मूड अच्छा था, मूड अच्छा था, यस से बात कर ली, ठीक है। सो क्या है, हाँ, गॉसिप, गॉसिप क्या कहते हैं, गॉस, अच्छा प्रोबेबिलिटी था, मतलब रैंडमली, इसका कोई डिफाइंड पैटर्न, इतना इसका कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। क्लस्टर, व्हाट इज क्लस्टर बोलो, एक व्यक्ति 3 जनों से बात करेगा, उस ग्रुप को बोलेंगे क्लस्टर। 4 लोग के ग्रुप को, 1+3 के ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसमें से एक व्यक्ति निकलेगा धोखेबाज, फिर वो आगे और 3 लोग, उसमें से 3 में से एक और धोखेबाज, और 3 में एक और धोखेबाज, और ये ग्रुप चलता रहेगा, सो कहते हैं क्लस्टर्स, क्या कहते हैं,
वेरियस कम्युनिकेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, डायरेक्टिंग इज ओवर। अगला पॉइंट, अगला चैप्टर हम ले रहे हैं। ओके, अगला चैप्टर सर, वन ऑफ द सेकंड मोस्ट टेक्निकल चैप्टर ऑफ टर्म 2। टर्म 2 का सेकंड मोस्ट टेक्निकल चैप्टर। फर्स्ट मोस्ट टेक्निकल तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलो तो कितना टेक्निकल देखा आपने? ठीक है, ये है इजी है, पर इसमें टर्म्स खूब सारी, बहुत सारी टर्म्स है। और 2-3 टर्म्स आज मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो कि आरपीएससी पेपर में पूछी है, हो सकता है सीबीएसई में पूछ ले। ठीक है, तो सुनना सर, आपने इकोनॉमिक्स में एडीएस पढ़ा था एक जमाने में, अभी पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर इकोनॉमी में सेविंग से ज्यादा हो तो मनी का सर्कुलेशन ब्लॉक होता है, और मनी का सर्कुलेशन अगर ब्लॉक हो जाए तो जीडीपी की 12 बजी, कंपनी डाउन टर्न में जाएगी। और इस चीज को ठीक करने के लिए हमने एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म बिजनेस के अंदर बना रखा है, स्टॉक मार्केट्स, जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। क्या कहते हैं? ये ऐसा मार्केट है सर जहां पर दो व्यक्ति, एक जिसके पास खूब पैसा जिसको कहते हैं इन्वेस्टर, क्या कहते हैं बोलो? इन्वेस्टर, और एक जिसके पास कम पैसा उसको कहते हैं बोरोअर। इन्वेस्टर इस मार्केट में जाएगा एक्सेस फंड्स लेकर के, वो इस मैकेनिज्म में अपने वो सारे फंड्स डालेगा, और उस मैकेनिज्म के थ्रू जो बोरोअर है, जो कंपनी है, वो देगी अपना शेयर, और इन्वेस्टर लेकर के जाएगा शेयर, और कंपनी लेकर के जाएगी पैसा। ये जो मैकेनिज्म है जो कि सेविंग्स को कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट में, जो कि सेविंग्स को कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है सर, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या कहते हैं बोलो? तो शुरू की 2 लाइन मैंने वही लिख के दिया आपको, लाइन बाय लाइन रीडिंग तो मैं वैसे रेगुलर भी नहीं कराता, तो इसलिए तो क्या करूंगा, तो आप कॉन्सेप्ट सारे सुनते हैं ना। फाइनेंशियल मार्केट के 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 4। सबसे पहले सेविंग्स को कन्वर्ट करना किसमें? इन्वेस्टमेंट में। नहीं तो अभी मैंने बताया अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हुई तो इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकता है, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन पूरा ब्लॉक हो सकता है। दूसरी बात, रोज शेयर के प्राइस डिटरमाइन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? स्टॉक मार्केट की। आप कभी बीएससी की साइट पे जाना, कनेक्ट करना सुबह 10:30 बजे, सारे प्राइसेस अप डाउन, रेड ग्रीन ब्लू, पता नहीं कितने सारे मार्क दिखेंगे, राइट? प्राइस डिटर्मिनेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, आपके पास में शेयर है किसी कंपनी का, आप उसे बेचना चाहते हो, क्या करना है तो बोलो? बेचना चाहते हो तो भी किस मार्केट में जाओगे? स्टॉक मार्केट में। एंड इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, प्राइस डिटर्मिनेशन और दोनों आपके कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले सारा जो बेचारा इन्वेस्टर है सारा एनालिसिस खुद करता था, सारा पैसा, सारा एनालिसिस, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, किसका ग्राफ बनाना है, कैसा बनाना है, डिमांड सप्लाई के, खुद बेचारा इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती थी उसको। पर आज ये सारा काम आपको मार्केट के साइट्स पर रेडी मिल जाता है, तो आपके ट्रांजैक्शन करने की कॉस्ट क्या हो गई? कम। फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको दोनों पार्ट एक रिवीजन चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। 2 मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, 1 साल से काम के लिए, जिसमें मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है 5, पांचों को मैं अभी पढ़ाऊंगा। टी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल्स। सारा का सारा कंट्रोल मनी मार्केट पर किसका होता है? आरबीआई। किसका होता है बोलो? जो लोग सीए फाउंडेशन में पढ़ा है मेरे साथ, आरबीआई बहुत डिटेल में। कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फॉर रिक्वायरमेंट, किसके लिए रिक्वायरमेंट? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आते हैं इधर, पर ये भी 2 पार्ट में होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फॉर न्यू इश्यूज मार्केट, प्राइमरी मार्केट इज अ न्यू इश्यू मार्केट, और अगर एग्जिस्टिंग मार्केट का शेयर है तो वो कौन सा मार्केट होगा? दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कौन कंट्रोल करता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी दोनों को कंट्रोल करता है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को। हाँ, किंग है, ही इज अ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट, किंग एंड क्वीन आल्सो। ओके ना। मनी मार्केट, मनी मार्केट सर सबसे पहला बोलो, ऐसा मार्केट सर जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, जिसमें ना सिर्फ बैंक्स आते हैं जबकि गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट किसके थ्रू आती है? टी बिल के थ्रू। अरे गवर्नमेंट किसके थ्रू आती है? टी बिल के थ्रू। तो आओ सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है आपको टी बिल में, पैसा मांगने वाला कौन? सरकार, और पैसा इन्वेस्ट करने वाला कौन? तुम। पर क्या मोदी जी को इतना टाइम है घर घर जाके पैसा मांगे? नहीं, तो उन्होंने काम किसको दिया? आरबीआई को। और याद रखना टी बिल का अमाउंट या तो मिनिमम 25,000 या फिर उसके मल्टीपल्स 25,000 उसके। और टी बिल को ही हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, टी बिल को ही हम जीरो कूपन बॉन्ड भी, बिकॉज दे आर इशूड एट डिस्काउंट, दे आर इशूड एट एंड रिडीमेबल एट पार। भाई 10,000 25,000 का टी बिल है तो मान लो आपको वो 22,000 रुपए में मिला, 22,000 रुपए में आप उसको खरीद सकते हो, और आपको उसके
रिडेम्पशन पर कितना रुपए मिलेगा? 25,000। तो डिफरेंस इनकम 3,000 का इंटरेस्ट हो गया ना। अरे डिफरेंस इनकम 3,000 का क्या हो गया? यस और नो? अरे 22 पे खरीदा, 25 पे रिडीम करोगे तो 3,000 का इंटरेस्ट कमाया ना। डन। अगला पार्ट क्या है? कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर में बोरोवर कौन? कंपनी। बोरोवर कौन? कंपनी। और इन्वेस्टर कौन? पर याद रखना अनसिक्योर्ड है, इसके लिए कंपनी कोई गारंटी नहीं देती। तो ये सिर्फ वो कंपनी इशू कर सकती है जिसकी मार्केट में इज्जत हो, जिसकी मार्केट में क्या हो। और कमर्शियल पेपर पढ़ते समय अगर आप एक कॉन्सेप्ट ना पढ़ो तो नाइंसाफी है आपकी मेरे प्रति और सब्जेक्ट के प्रति। ब्रिज फाइनेंसिंग। कंपनी जब फ्लोटेशन कॉस्ट को पे करने के लिए कमर्शियल पेपर से लाए हुए पैसे को यूज करे, किस पैसे को यूज करे? कमर्शियल पेपर से लाए हुए पैसे को यूज करे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? देन कॉल मनी। इंटरबैंक बोरोइंग्स के लिए, सीआरआर को मेंटेन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से जो 1 से 15 दिन, कितने दिन? 1 से 15 दिन के लिए जो पैसा कॉल मनी अकाउंट में लोड करवाता है, ये इंटर ब्रांच भी होता है। हमारी ब्रांच दूसरे ब्रांच से ले सकती है, या इंटर बैंक भी होता है कई बार। इंटर ब्रांच इंटर बैंक दोनों चलते हैं। इंटर ब्रांच है तो भी सर इंटरेस्ट देगा, हाँ। जो बोरोवर ब्रांच है वो, जो लेंडर ब्रांच है उसको 1 दिन का भी इंटरेस्ट देगी, भले इंटर ब्रांच है तो भी। समझे? एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। और कॉल मनी पे जो रेट चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट। क्या बोलते हैं बोलो? कॉल रेट। डन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पैसा मांगने वाला कौन? बैंक। पैसा मांगने वाला कौन? इन्वेस्टर कौन? तुम। दे आर लार्ज कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर ओनर है, बोरोवर है, और इनकी मैच्योरिटी कितना होता है? 91 डेज टू 1 ईयर। वो तो खैर मैक्सिमम 1 ईयर ही होगा सब में। लास्ट कॉमर्शियल बिल, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, जो कि डेटर देता है क्रेडिटर को। डेटर देता है किसको? मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 मंथ्स इंक्लूडिंग 3 और 4 डेज ऑफ ग्रेस। क्या इसको डिस्काउंट करा सकते हैं? इमीडिएटली डिस्काउंट करा सकते हो बैंक के और डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने के बाद। मनी मार्केट इज डन। कैपिटल मार्केट में अभी पहला आ रहा है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट नया मार्केट, कैपिटल मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए। प्राइमरी मार्केट के लिए 3 रास्ते, या तो पुरानी कंपनी का नया इशू हो, या तो पुरानी कंपनी का नया इशू हो, या नई कंपनी का पहला इशू हो, या कोई नई क्लास ऑफ शेयर हो। शेयर ऑलरेडी पुरानी क्लास के इशू थे, पहले कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं थे, अभी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हम ला रहे हैं, तो भी कौन सा मार्केट होगा? प्राइमरी। 5 मेथड ऑफ फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट में चलते भैया। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, शादी का कार्ड विद फैमिली, जनरल पब्लिक को इनवाइट किया, भैया इस मार्केट में आओ, शेयर इतनी तारीख को आ रहे हैं, इतनी बजे इशू खुलेगा, इतनी बजे शेयर बंद होगा। अभी शादी के कार्ड में कई बार हम नहीं जाते, तो जो आंटियां होती हैं, कजन, इधर उधर अंकल लोग, वो लोग 20-20, 25-25 लोगों को पकड़ के लाते हैं, फिर ग्रुप बना के, चलो चलो शादी में, चलो 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 चलो, राइट। शादी से 3-3 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं, उधर जाना उधर जाना उधर जाना करके। एजेंट्स होते हैं, वो कौन होते हैं? एजेंट के थ्रू शेयर बेचने को बोलते हैं ब्रोकर और अंडरराइटर। और आगे जाके हम इसका एक और नाम पढ़ेंगे, डीपी, डेमोक्रेटिक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या बोलते हैं बोलो? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कोई डाउट? इंटरमीडिएट के थ्रू शेयर बेचने को ब्रोकर लेता है ब्रोकरेज, अंडरराइटर लेता है अंडरराइटिंग कमीशन। जनरली अंडरराइटर और ब्रोकर में डिफरेंस, अंडरराइटर गारंटी ले लेता है, बोलता है नहीं बिके तो हम ही बेच देना। ब्रोकर कोई गारंटी, इसलिए अंडरराइटिंग कमीशन ज्यादा होती है और ब्रोकरेज कम होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी तुम्हारी तीसरी शादी मान लो, ठीक है, तो सबको तो बुलाओगे नहीं, केवल कुछ खास लोगों को बुलाओगे, जैसे यश ने से मुझे बुलाना है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कहते हैं इसको? खास लोग ना, सिर्फ मैं और रोमिल सर बोलेंगे, ठीक है। अभी सब लोग, पहली शादी जब होगी तो तुम सब भी और हम भी, दूसरी शादी में सिर्फ मैं और रोमिल सर को बुलाया इसने, ठीक है। हाँ, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, एक पेज आपके उसमें सही कॉपीड है, मेरे इसमें ऊपर नीचे हो गया था, ये रहा। चौथा मेथड ऑफ फ्लोटेशन, बात नहीं, चौथा मेथड ऑफ फ्लोटेशन राइट इशू। अगर तुम सीधा नए लोगों से पैसा मांगने गए तो पुराने लोग बोलेंगे हमारी इज्जत नहीं क्या, तो राइट शेयर में पहले शेयर ऑफर होगा, नया शेयर ऑफर होगा पहले किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट अ कंसेशनल रेट। अरे मार्केट में हमको ये नया शेयर बेचना है 500 रुपए में, पर राइट इशू के थ्रू हम इन्वेस्टर को मौका देते हैं, तुम 350 में खरीद लो, 400 में खरीद लो। So when the shares are offered to existing shareholders first and then they are offered to public, that is called as right issue. Last, electronic IPO, initial public offer, जो कि डीमैट अकाउंट के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है उसे हम कहते हैं EIPO। क्या कहते हैं बोलो? EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक
ऑफर। प्राइमरी मार्केट यहाँ पर होता है पूरा। प्राइमरी मार्केट के बाद अब जो अगला हमको पढ़ना है दैट इज सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। याद रखना, सेकेंडरी मार्केट बोले, स्टॉक एक्सचेंज बोले, या स्टॉक शेयर मार्केट बोले, क्या बोले, बात एक ही है। बात, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन सबसे पहला, एग्जिस्टिंग शेयर को बेचने जाना है, कहां जाओगे, सेकेंडरी मार्केट में। कहां जाओगे बोलो, सेकेंडरी मार्केट। दूसरा, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, रोज शेयर के प्राइस डिटरमाइन होंगे, रोज शेयर के प्राइस डिटरमाइन होते हैं। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सेफ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा दोनों कौन है, सेबी। मम्मी और पापा दोनों कौन है, सेबी। क्या नहीं होगी, तुम्हें जाना तो जाओ। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देन तुम फोन चला रहे हो, आधे ऊपर सेशन, मैंने बोला क्या, बेस्ट नहीं है, पहले ही बहुत हाइपर हो। हाँ, नाउ नेक्स्ट वी हैव कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। शेयर मार्केट जितना ऊपर गया, शेयर मार्केट जितना, अब बात नहीं करी मैं पीट के भेजूंगा, नहीं तुम जो भी बोल तुम निकलो बारह बस। यस, तो स्टॉक मार्केट जो है ट्रांजैक्शन सेफ है, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, जितना स्टॉक मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, उतना देश में स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उतना कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। सो स्टॉक मार्केट आर द इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दे आर द इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। इक्विटी कल्चर क्या है, स्टॉक मार्केट हमेशा कभी भी मनी मार्केट में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में नहीं कहता पैसा लगाने के लिए। क्यों, क्योंकि सेबी जानता है हु आर द रियल रिस्क टेकर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी, हु आर द रियल रिस्क टेकर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर। तो स्टॉक मार्केट हमेशा कहता है कि आप कहां पर पैसा लगाओ, हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर में। सो दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। देन दे प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। वैसे तो भारत में सट्टा करना अलाउड, बट स्टॉक मार्केट थ्रू इट इज अ लीगल स्पेकुलेशन अलाउड इन इंडिया, एंड दो इट इज टैक्सेबल बट इट इज अलाउड, राइट। ट्रेडिंग प्रोसीजर इसमें पुराना वाला दिया है, तो ये नहीं पढ़ना है, जो आपको फुल नोट्स में लिखवा है वो पढ़ना है, ठीक है। फुल नोट्स में जो लिखवा है मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, पूरा ध्यान से सुनना। 8 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 8। सिर्फ सुन लेना, जो लोग नए स्टूडेंट है पहले नहीं पढ़ा, पहले सुन लो। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सबसे पहला क्या होगा, पहले क्या होता था, स्टॉक मार्केट का प्रोसेस ऑफलाइन होता था, डीमैट अकाउंट वीमैट अकाउंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो पहले बेचारा जो इन्वेस्टर होता था वो जाता था कंपनी के पास पैसा लेके, कंपनी शेयर फॉर्म, पेपर फॉर्म में शेयर इशू करती थी, उसको दे देती थी। दैट वाज द ओल्ड सिस्टम, दैट वाज द ओल्ड। पर आज की तारीख में स्टॉक मार्केट को समझने के लिए 4 पॉइंट पहले समझने पड़ेंगे। पहला, डिपॉजिटरी। क्या समझना पड़ेगा, डिपॉजिटरी एक लाइक पार्किंग फैसिलिटी, इट इज लाइक, जैसे आप लोग सब आते हो नीचे गाड़ी पार्क करते हो, पार्किंग का तुम्हारी गाड़ी से कोई लेन देन नहीं है, पर टेम्परेरीली तुम्हारी गाड़ी वहां होल्ड रहती है। जैसे ही कोई भी शेयर जो आपको बेचना है वो पार्किंग फैसिलिटी के लिए पार्क कहाँ होगा, डिपॉजिटरी में। भारत में जो भी नया शेयर आएगा इट विल बी पार्क्ड लाइक अ पार्किंग फैसिलिटी इन द डिपॉजिटरी। अभी भारत में कितनी डिपॉजिटरी, भारत में 2, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अभी समझना, अभी सारे शेयर कहाँ आएंगे, डिपॉजिटरी के पास, पर डिपॉजिटरी से सिर्फ डील कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डीपी कौन है, जो अभी मैंने पढ़ाया ना, ब्रोकर और अंडरराइटर, वही डीपी होता है। ब्रोकर और अंडरराइटर ही कौन होता है, डीपी। अभी डिपॉजिटरी ने लाइसेंस उसको देना है, डीपी को। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं, इसी को हम अंडरराइटर भी बोलते हैं। अभी फ्लो क्या होगा, तुम डीपी को ढूंढो, ब्रोकर को ढूंढो, ब्रोकर ऑर्डर देगा। तो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ डीपी। डीपी बोलो, ब्रोकर बोलो, अंडरराइटर बोलो, बात एक ही। तो अभी तुम तुम्हारी मर्जी का कोई भी डीपी चुनो, अंकल, चाचा, मामा, कोई भी, ठीक है, प्रोवाइडेड ही शुड बी अ ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी, रजिस्टर्ड विद सेबी। अभी उसकी बुक्स में, क्या तुम खुद की बुक्स में खुद का इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलेगा कभी, नहीं, हमारी डीमैट अकाउंट वो खोलेगा, कौन, ब्रोकर, उसकी बुक्स में, इसकी बुक्स में। तो सेकंड स्टेप होता है ओपनिंग डीमैट अकाउंट। सेकंड स्टेप क्या होता है बोलो, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट खुल गया, डीमैट अकाउंट के लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज रहेंगी, पैन नंबर, आधार नंबर, वोटिंग आईडी, वो सब, है ना। कुछ फीस होती है, लगभग 300-400 रुपए फीस होती है डीमैट अकाउंट खोलने की, ठीक है। डीमैट अकाउंट आपने खोल दिया, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप ऑर्डर दो, ऑर्डर कौन देगा, इन्वेस्टर, जिसको कहते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। हम ब्रोकर को बोलेंगे भैया 500 शेयर खरीदो 1000 रुपए वाले रिलायंस के, है ना।
अभी क्या 500 शेयर 1000 रुपए पे बिक रहे होंगे क्या रिलायंस के? नहीं। तो चौथा स्टेप होता है मैचिंग द ऑर्डर। चौथा स्टेप क्या होता है? मतलब जो ब्रोकर है वो टर्मिनल पे कनेक्ट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाएगा वो, और देखेगा कि क्या रिलायंस के 500 शेयर 1000 रुपए पे मिल रहे क्या। अब मान लो नहीं मिल रहे, मान लो क्या हुआ, नहीं मिल रहे, तो वो मैचिंग प्राइस बताएगा मेरे को। क्या बताएगा? वो बोलेगा भैया आपने 1000 रुपए वाले शेयर खरीदने पर 1010 रुपए पे मिल रहा है शेयर। कितने मिल रहे हैं? 1010 रुपए पे। तो पांचवें स्टेप में वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा ऑर्डर को? क्योंकि आप पांचवें स्टेप में एग्जीक्यूशन के अंदर आप इन्वेस्टर बोलता है ठीक है इस प्राइस को आप लॉक कर दो, 1010 की प्राइस क्या कर दो, लॉक। जैसे ही वो 1010 की प्राइस लॉक होगी, आपको वहां से, कहां से, ब्रोकर से आएगी कंफर्मेशन स्लिप। क्या आएगी? एक ऐसा नोट बन के आएगा जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कंफर्मेशन स्लिप पहले आएगी। कंफर्मेशन स्लिप आते ही आप कंफर्म करोगे उसको। क्या करोगे? कंफर्म। एग्जीक्यूट ऑर्डर हो चुका है, 5 स्टेप हो चुके हैं। पहला क्या था? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, दूसरा डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, एग्जीक्यूट, मैचिंग द ऑर्डर और प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? हाँ, प्लेसिंग द ऑर्डर हो गया, देन इशू ऑफ, एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूशन के बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा। क्या इशू होगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। अभी वहां से लीगल स्टैम्प पेपर पे जैसे डीड होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बन के आएगा कि आप 1010 रुपए पे शेयर खरीदने वाले हो इन ब्रोकर से, इनकी ब्रोकरेज इतनी रहेगी, कमीशन इतनी रहेगी, टोटल चार्जेस ये रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होते ही पर आप उसको साइन करो, आपके खाते से पैसा जाएगा और आपके खाते में आएगा शेयर। आपके खाते में, कौन से खाते में? डीमैट अकाउंट में, जिसको कहते हैं सेटलमेंट। क्या कहते हैं? अभी सेटलमेंट दो टाइप्स होगा, या तो होगा स्पॉट, या तो कौन सा सेटलमेंट होगा? स्पॉट, या फिर होगा फॉरवर्ड सेटलमेंट। या तो होगा स्पॉट मतलब आज के आज, आज पैसे गए, आज ही शेयर आ गया डीमैट अकाउंट में डेबिट साइड, दैट इज स्पॉट सेटलमेंट। टी और T+2, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है मंडे टू फ्राइडे। अगर फ्राइडे को डील गई, सैटरडे संडे ऑफ है, तो डील होगी मंडे को। डील कब होगी? एग्जीक्यूट। पर वो मानेंगे स्पॉट ही, मानेंगे कब? स्पॉट। तो ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन प्लस टू दे दोनों स्पॉट में है। बाकी फ्यूचर में अगर आपको शेयर मिल रहा है T+3, T+5, T+7 का सेटलमेंट है, दैट इज फॉरवर्ड सेटलमेंट, दैट इज फॉरवर्ड सेटलमेंट। एंड स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर हो चुका है। इसलिए साथ मैंने आपको ये सारी टर्म्स जो आपको यहाँ पर दे रखी है, डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, ये सारी मैं पढ़ा चुका हूँ। डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। हाँ, नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ डीमैट अकाउंट के ना बेनिफिट्स दे रखे, इनको एक बार पढ़ लेना। 1 या 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अब लास्ट पार्ट मेरे चैप्टर का बचता है सेबी। क्या बचता है बोलो? इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सीए फाउंडेशन वालों ने शायद क्लास में मैंने इस टॉपिक को अलग से नहीं लिया है, तो अभी यहाँ समरी में ध्यान से पढ़ लेना, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। सेबी भारत में आया था, इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, बट ये सिर्फ एक ऑब्जर्व करने वाला डॉग था उस समय। इट वाज जस्ट अ वॉच डॉग। इसको बोला था सिर्फ मार्केट में देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पर 1992 में, जनवरी 1992 में सेबी को ऑब्जर्वर से सेबी को बना दिया गया काटने वाला कुत्ता। अभी बोला अभी तुमको कुछ गलत दिखे तो तुम काटो, क्योंकि इसको लीगल पावर दे दी। क्या दे दी? लीगल पावर कब? 1992 में। और कौन सा एक्ट क्या दिन? सेबी एक्ट 1992 के दिन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना, उनको एजुकेट करना, इंटरनेट ट्रेडिंग जैसे रूल्स बनाना। नहीं तो क्या होगा, कोई भी फर्जी साइट अगर ब्रोकिंग साइट बन गई, उसने तुम्हारे ब्रोकरेज का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दिया, मान लो रातों रात कंपनी भाग गई, साइट क्रैश रातों रात, तो सबका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? सेबी। और इन्वेस्टर का रिटर्न जो है, इन्वेस्टर का जो रिटर्न है उसको अच्छा डिविडेंड मिले, अच्छा शेयर पर उसको प्राइस मिले, सारी चीजें कौन इंश्योर करता है बोलो? सेबी। कोई डाउट? सेबी के फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन आता है रेगुलेटरी फंक्शन। पहला फंक्शन क्या आता है? रूल्स बनाना। क्या बनाना? रूल्स बनाना। ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन, सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम, सबका रजिस्ट्रेशन कौन करता है? सेबी। अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, टेक ओवर बिड समझते हो? कोई कंपनी बिक रही है, कोई कंपनी क्या हो रही है? बिक रही है, तो उसकी टेक ओवर बिड, मान लो बढ़ते बढ़ते 50 करोड़ की कंपनी का प्राइस बोली लगते लगते 500 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो अभी सेबी क्या देगा? तो 500 करोड़ तो क्या कंपनी पागल हो गई क्या? इगोइस्टिक कितने लोग। सो सेबी आकर के बोलता है भैया टेक ओवर नहीं होगा, 70 करोड़ रुपए में फाइनल करो डील। फाइनल प्राइस फिर सेबी डिसाइड कर देगा उस डील पे, समझे? लास्ट लिविंग फीस एंड पेनल्टीज, वो फीस और पेनल्टीज लगाना एज ए कंसीडर्स नेसेसरी। डेवलपमेंट फंक्शंस, इंटरमीडियरी का डेवलपमेंट, इंटरनेट ट्रेडिंग फोस्टर करना, डेवलपिंग कैपिटल मार्केट, फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड इन्वेस्टर को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बताना। वो जो हर म्यूचुअल फंड के एड के बाद में वो जो लाइन बोलते हैं, स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू राइट, वो सारे डेवलपमेंट फंक्शंस है। इसके फंक्शंस है डेवलपमेंट फंक्शंस, राइट।
नाउ वी हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो दो लास्ट के लिखे ना, प्राइस रिगिंग और एक इनसाइडर ट्रेडिंग, भी यहाँ तुमको कहीं मिलेगा, ये रहा सेकंड पॉइंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक्स्ट्रा नोट्स में दे रखा है सब चीज। कोई भी चीज इन्वेस्टर के खिलाफ गलत नहीं होनी चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट रहना चाहिए। अभी ये दोनों कॉन्सेप्ट है क्या, प्राइस रिगिंग इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या, समझना। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से आप शेयर का ट्रू प्राइस मार्केट में पता ना पड़ने दो, आप शेयर का ट्रू प्राइस मार्केट में पता ना पड़ने दो, आप प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हो। सर क्या करते हो आप, मैनिपुलेट। आप ईपीएस गलत निकालते हो, आप आरओआई गलत निकालते हो, आप करंट रेशो गलत निकालते हो, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में ऑल्टर्ड चलती रहे, असली फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में आ ही ना सके। इसको कहते हैं प्राइस रिगिंग। क्या कहते हैं बोलो, इनसाइडर ट्रेडिंग। कंपनी का कोई अंदर का पर्सन ही दगाबाज होगा, उसको पता है कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट होने वाली, तो शेयर प्राइसेस बढ़ के डबल होने वाले हैं। अब मान लो आज शेयर प्राइस चल रहा है 500 रुपए, तो मैंने क्या करा, मैंने अंशुल को फोन लगाया, मैंने कहा देखो अपनी कंपनी कोलैबोरेट हो रही है, तुम आज के आज 1000 शेयर खरीद लो, या एक काम करो 1 करोड़ शेयर खरीद लो 500 रुपए की रेट से। तो उसने 500 करोड़ रुपए पे आज लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, और शेयर प्राइस बढ़ के हो गया 1000 रुपए। अब मैंने अंशुल को क्या बोला, मैं कहा बेच दे शेयर मार्केट में। तो सिंगल डील में 500 करोड़ लगाए थे, 1000 करोड़ में बेच दिए, तो 500 करोड़ में हम दोनों ने आधा आधा बांट लिया। मतलब कंपनी के इनसाइडर पर्सन ने धोखाबाज धोखेबाजी की तरह काम किया है। इस चीज को सेबी ठीक करता है। किसको ठीक करता है इसको, सेबी। इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। एनएससी और ओटीसीआई आपके सिलेबस में नहीं है, पर यहाँ पर ना कुछ टर्म्स मैंने आपको दिए, उसमें से सिर्फ कुछ टर्म्स मैं आपको करा रहा हूँ, 1 और 2 मार्क्स में आ सकती है। सबसे पहला बुल, वैसे आपने सीए फाउंडेशन पढ़ा है, ये वो व्यक्ति है जो मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर ऑप्टिमिस्टिक है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। शेयर प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। बेयर, भालू, भालू कैसे चलता है, तेज धीरे। बेयर एक्सपेक्ट करता है कि शेयर प्राइसेस मार्केट में फॉल होंगे, और ये लोग पेसिमिस्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, पेसिमिस्टिक। इसके अलावा स्टैग हटा देना, ब्रोकर तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी भी मैंने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया था। सेंसेक्स बीएसई का प्राइस इंडेक्स है, किसका इंडेक्स है, बीएसई का, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती है। कितनी कंपनी आती है, 30। और निफ्टी जो है ये एनएसई का प्राइस इंडेक्स है, जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती है। कितनी आती है, टॉप 50 कंपनीज। इसके अलावा एक टर्म आप वहां पर लिखेंगे इसी पेज के समरी नोट्स पर, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक आरबीएसई के पेपर में पूछा है इन्होंने। ये एक ऐसी स्टॉक, पेनी का मतलब क्या होता है, चिल्लर, चिल्लर से भी छोटी वैल्यू, पेनी स्टॉक। मतलब वो स्टॉक, वो शेयर जिनकी वैल्यू बहुत छोटी है, 1 रुपए का शेयर, 0.50 पैसे का शेयर, राइट। और इनकी ट्रेडिंग बहुत कम होती है, ये सिर्फ स्मॉल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। स्मॉल स्केल के जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्हीं पर ट्रेड होते हैं, जिनको कहते हैं पेनी स्टॉक। क्या कहते हैं, पेनी स्टॉक। तो लिख लो फटाफट, शेयर्स ऑफ, फटाफट से लिखेंगे, शेयर्स ऑफ लो वैल्यू, शेयर्स ऑफ लो वैल्यू ट्रेडेड ऑन shares of low value traded on small stock exchanges, share of low value traded on small stock exchanges, shares of comparative low value traded on small stock exchange। और इसके साथ आपका फाइनेंशियल मार्केट होता है। नाउ one of the most interesting chapter of the syllabus for around 10 marks in exam, 9 to 10 मार्क्स आएगा ये। यहाँ पर 12 लिखा है, वो पहले जब 90 मार्क्स का पेपर होता तब थे। 9 to 10 मार्क्स के लिए बिजनेस फाइनेंस, यहाँ चैप्टर नेम थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या हो गया, 5 to 6 मार्क्स, ये 9 से 10 और वो 5 to 6। 2 मिनट का होल्ड दूंगा और फिर कंटिन्यू। लास्ट चैप्टर, 5 चैप्टर में आपकी रिवाइज कर चुका हूँ। कंट्रोलिंग के बाद हमने लिया था, स्टाफिंग के बाद लिया था हमने कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डायरेक्टिंग करते हुए अभी फाइनेंशियल मार्केट निपटाया कुछ देर पहले, और अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फुल नोट्स कम से कम एग्जाम से पहले 3 बार पढ़ने पड़ेंगे, अगर ये चैप्टर में तुम्हें 10 में से 10 नंबर चाहिए तो। नहीं तो खैर फर्क ही पड़ रहा है किसी को भी तुम्हारे नंबर से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 9 से 10 मार्क का चैप्टर है एग्जाम में, राइट।
तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता क्या है? डे टू डे एक्सपेंसेस प्लस फिक्स कैपिटल के लिए जो आपको पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं बिजनेस फाइनेंस। और जीवन का रूल है कि पैसा आप दो सोर्स से ला सकते थे, ओनर्स फंड या ओनर्स फंड का मतलब होता है खुद का पैसा, ओनर्स फंड का मतलब मांगे हुए पैसे को कहते हैं बोरोड फंड्स। और जीवन की रीत है कि मांगे हुए पैसे पर हम देते हैं ब्याज, क्या देते हैं, और खुद के पैसे पर हम देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, मतलब जब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड जीरो, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड क्या होगा? जीरो। तो इनकम टैक्स एक्ट भारत में, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ट है ना वो बता रहा हूँ। इनकम टैक्स एक्ट भारत में सिर्फ रियल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत देता है इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो सिर्फ इंटरेस्ट में टैक्स रिडक्शन मिलता है, डिविडेंड में कोई टैक्स रिडक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा तो फिर तो लोन फायदेमंद है, पर लोन कई बार नुकसानदायक भी होता है, बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहला 3 डिसीजन आपको यहाँ पर लेने हैं। सबसे पहला, पैसा लाऊं कहाँ से, ओनर से या बोरोड से? उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहते हैं बोलो? फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके अलावा पैसा लगाऊं कहाँ, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल वेटिंग डिसीजन। और लास्ट पार्ट में आपको डिसाइड करना होता है कि पैसा जो हमने कमाया, जो हमने प्रॉफिट्स कमाया, उसमें से कितना हमको डिविडेंड बांटना है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या कहते हैं बोलो? डिविडेंड डिसीजन। देन अभी सबसे पहला डिसीजन, नोट्स तो खैर मैं उसमें भी, प्रिंटेड नोट्स में भी इन्वेस्टमेंट पहले दे रखा है, पर क्लास नोट्स में मैंने आपको पहले फाइनेंसिंग लिखा है, तो उसी फ्लो में पहले चलेंगे हम। फाइनेंसिंग डिसीजन सर क्या होता है? ऐसा अमाउंट, वो डिसीजन जो कि डिपेंड करता है आपको पैसा ओनर से लाना है या बोरोड से, आपको पैसा ओनर से लाना है या बोरोड से, उस डिसीजन को हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। पहला कॉस्ट, सबसे पहला डिसीजन क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यहाँ पर है टोटल कॉस्ट। अभी इसको एक एक लाइन को मत पढ़ना, वो फ्लो चार्ट के थ्रू ही पढ़ना, आप जो नोट्स दिए आपको रेगुलर उसके थ्रू ही पढ़ना है आपको, नोट्स के थ्रू। कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, जिसमें आपका सारी कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिबेंचर सब आ गया। अभी तुम अगर कॉस्ट को बढ़ाना चाहते हो, तुम कॉस्ट को क्या करना चाहते हो, तो बढ़ाओगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? बोरोड से, वरना पैसा कहाँ से लाओगे? ओनर्स। दूसरा है रिस्क। जीवन में अगर तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो, अगर तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो तुम मतलब फिक्स चार्ज को क्रिएट करोगे, फिक्स चार्ज को क्रिएट करोगे तो पैसा कहाँ से लाओगे? डेट से, अदरवाइज पैसा कहाँ से लाओगे? ओनर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, याद रखना, कॉस्ट ऑफ इशूइंग द शेयर, जिसमें ब्रोकरेज आता है, अंडरराइटिंग कमीशन आता है। अगर इस फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर करना है, मतलब तुमको शेयर इशू करना है, बोले तुमको क्या इशू करना है? शेयर। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट को हाई करना है तो शेयर से पैसा, फ्लोटेशन कॉस्ट को कम करना है तो लोन से पैसा। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन बहुत फेवरेबल है, मतलब तुम आने वाले टाइम में ब्याज दे सकते हो बोरोड फंड, अदरवाइज ओनर्स। कंट्रोल कंसिडरेशन, तुम कंट्रोल ऐसे बांटना चाहते हो, तुम चाहते हो कितने भी शेयर होल्डर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर मतलब ओनर्स फंड। तुम चाहते हो हमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर से फर्क पड़ता है, हम शेयर होल्डर बढ़ाना नहीं चाहते, तो ओनर्स फंड्स। कौन सा फंड? बोरोड। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट ऐसे ग्रोथ में जा रहा है, बूम तक जा रहा है, तो शेयर, उसके बाद बोरोड। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट और पढ़ा रखे जो यहाँ नहीं लिखे, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर कंपनी में तुम्हारी एक्सेस अच्छी है, मतलब तुम्हारा शेयर आते ही बिक जाता है, शेयर आते ही बिक जाता है, ओनर्स फंड, अदरवाइज बोरोड फंड। और एक चीज और है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो यहाँ नहीं है। एक और चीज है ना, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाना चाहती है, मतलब कंपनी डेप्रिसिएशन बढ़ाना चाहती है, क्या बढ़ाना चाहती है? डेप्रिसिएशन बढ़ाना चाहती है, इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ाना चाहती है बोरोड, अदरवाइज इक्विटी। दूसरा डिसीजन है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा डिसीजन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा डिसीजन जिसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। 3 ही फैक्टर है भैया। सबसे पहला चेक करो, कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट क्या है? कैश फ्लो पोजीशन नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट है, मतलब तुम आज पैसा लगाओगे 1 करोड़ रुपए, एसेट तुमको फ्यूचर में कमा के देगी 2 करोड़, तो मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, तो पैसा लगा दो। अगर एसेट तुमको कम कमा के देगी, तुम्हारा आज 1 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहा है, तो एसेट में पैसा मत लगाओ। रेट ऑफ रिटर्न, अगर एसेट तुमको कमा के देगी मान लो 20%, तो मार्केट से इंटरेस्ट कमा रहे हो सिर्फ 10%, तो पैसा लगा दो। पर अगर इंटरेस्ट मार्केट में चली 10%, एसेट तुमको 5% ही कमा के देगी, पैसा मत लगाओ। लास्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इनवर्ड। इसमें हम बात करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। चारों फैक्टर्स है, पैसा लगाओ, चारों फैक्टर्स नहीं है, पैसा हटा दो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको नॉलेज के लिए यही रखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस काम के लिए किसको अपॉइंट करती है? सीएफए को, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगला डिसीजन यहाँ पर है डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव तो दो ही है, शेयर होल्डर की प्राइस बढ़नी चाहिए, शेयर होल्डर वैल्यू बढ़नी चाहिए, मार्केट में ईपीएस बढ़ना चाहिए, राइट। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के 5 पॉइंट मैंने आपको रेगुलर नोट्स में लिखवा रखे हैं। पहला,
फिक्स एसेट का डिटर्मिनेशन, लॉन्ग टर्म आइटम्स का, करंट एसेट्स का डिटर्मिनेशन, इक्विटी कितना, डेट कितना, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट था वहां पे आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब तुम बोरोड फंड कितना लाने बता दो तो तुमको इंटरेस्ट पता पड़ता है। क्या पता पड़ता है? इंटरेस्ट। जब तुम फिक्स एसेट में पैसा लगाओगे नहीं लगाओगे तो तुमको क्या पता पड़ता है? डेप्रिसिएशन। क्या पता पड़ता है बोलो? डेप्रिसिएशन। तो वो इंपॉर्टेंस के वो पॉइंट्स बेसिक है, वो बहुत ज्यादा बेसिक डिस्कशन है भाई, चैप्टर का शुरू का पार्ट है वो बिल्कुल, तो वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मेरे को डिसीजन ज्यादा अच्छे समझाना है। राइट नाउ वी हैव डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन तीसरा डिसीजन है जिसके अंदर आप प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में बांटोगे ये डिटरमाइन करते हो आप। यस और नो? इसके खूब सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला 11 के 11 फैक्टर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अर्निंग्स, कंपनी पास में खूब पैसा है, खूब प्रॉफिट कमा रहे हो तो हाई डिविडेंड दो, वरना लो डिविडेंड। स्टेबिलिटी से आप प्रेफर करते हो, आप चाहते हो कि हम हर साल 2 रुपए देना चाहते हैं डिविडेंड, तो आप हर साल 2 रुपए दो, मतलब फिक्स डिविडेंड। अगर आप स्टेबिलिटी प्रेफर नहीं करते तो आप डिविडेंड हाई भी दे सकते हो और लो भी दे सकते हो। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के पास में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, हम आने वाले टाइम में एक बड़ी कंपनी के साथ में मर्ज होंगे जिससे हमारा शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, पर आज मर्ज होने के लिए पैसा आज लगाना पड़ेगा ना, तो जब आज पैसा लगाओगे तो डिविडेंड क्या दोगे? कम, वरना डिविडेंड क्या दोगे? ज्यादा। कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो फेवरेबल है, हाई डिविडेंड, अदरवाइज लो डिविडेंड। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर रिच है, रिच रिच छोड़ो, शेयर होल्डर जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है तो वो फ्यूचर में ज्यादा कमाने के लिए आज क्या बोलेगा? कम ही दे दो, चलेगा मेरे को। फ्यूचर में ज्यादा कमाने के लिए वो आज कम लेने के लिए तैयार है, तो अगर शेयर होल्डर रिस्क लेने के लिए तैयार है तो डिविडेंड लो, अदरवाइज डिविडेंड फिक्स या हाई, फिक्स या हाई याद रखना। टैक्सेशन पॉलिसी, सरकार ने डिविडेंड की टैक्स रेट बढ़ा दी, मतलब अभी शेयर होल्डर को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा डिविडेंड के ऊपर। जब शेयर होल्डर को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो वो डिविडेंड बोलेगा मुझे कम दे दो। क्या दे दो? कम। अगर टैक्स ऑन डिविडेंड कम है तो शेयर होल्डर को टैक्स कम ही देना है, वो कहेगा मुझे ज्यादा डिविडेंड दो, कोई तकलीफ नहीं है। राइट। स्टॉक मार्केट कंडीशन, हाँ कंपनी को वो कलेक्ट शेयर होल्डर से करते हैं, कलेक्ट करते शेयर होल्डर से, देती कंपनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्टॉक मार्केट कंडीशन बोलो, स्टॉक मार्केट अगर अपवर्ड ट्रेंड में है, शेयर ज्यादा बिक रहा है, शेयर ज्यादा बिक रहा है, डिविडेंड भी ज्यादा, अदरवाइज डिविडेंड कम। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, साउंड एक्सेस है, शेयर बिक रहा है, हाई डिविडेंड, लो डिविडेंड अदर केस में। लीगल कॉन्सेंट, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया नहीं, वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। लीगल कंसेंट में कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट का पेमेंट नहीं किया तो आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो अगर वो रेस्ट्रिक्शंस आप पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट्रिक्शंस आप पर अप्लाई कर रहे हैं तो डिविडेंड नहीं दे सकते आप। वो रेस्ट्रिक्शन आप पर अप्लाई नहीं करता, आप कितना डिविडेंड दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट, कोई बैंक से आपने लोन लिया, बोले 5 साल तक डिविडेंड, आप जब तक हमारा लोन पीरियड है तब तक आप डिविडेंड नहीं दे सकते, तो इट इज ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट है, डिविडेंड नहीं जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट नहीं है, डिविडेंड जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब अर्निंग स्टेबल है तो फिक्स डिविडेंड जाएगा, वरना वेरिएबल डिविडेंड जा सकता है। तीनों डिसीजन यहाँ पर होते खत्म। अगला पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। Planning about how to raise the funds, from which source to raise the funds, who will raise the funds, for whom to raise the funds, and when to raise the funds, that is financial planning. Purely financial definition, planning के definition के साथ आप finance word use करते हुए इस definition को याद रखना, कोई अलग से definition याद करने की जरूरत नहीं है। Importance of financial planning दो ही है, पहला तो जब पैसे की जरूरत हो तब वो मिल जाए, और दूसरा अननेसेसरी हम फंड्स को रेज ना कर सके। याद रखना, अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो दो ही है, शेयर प्राइस शुड इंक्रीज, शेयर होल्डर्स वेल्थ शुड इंक्रीज। पर फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स फंड्स तब मिल जाए जब जरूरत हो और अननेसेसरी फंड्स रेज ना हो। राइट। अगला पार्ट आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। भैया टोटल कैपिटल में कितना ओनर्स फंड है, कितना बोरोड फंड है, मतलब इट इज अ मेकअप ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज भी किसे हम कहते हैं, दैट इज अ कैपिटल गियरिंग। अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज को ही हम कैपिटल गियरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल गियरिंग। मतलब आपकी इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट इंकॉर्पोरेट करने की वजह से जो ईपीएस बढ़ता है, क्या बढ़ता है? ईपीएस, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अभी वो टेबल्स में दिखाऊंगा, शांति रखो, तो उसके थ्रू और सबसे समझ में आएगा। हाँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो भी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जब आपके इंटरेस्ट इंकॉर्पोरेट करने की वजह से ईपीएस बढ़ेगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बड़ा क्वेश्चन, 3 सिचुएशन इसमें सॉल्व की थी, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आरओआई कम हो, नहीं, अगर आरओआई ज्यादा हो और इंटरेस्ट रेट कम हो, मतलब तुम कम ज्यादा कमा के कम दे रहे हो, तो ईपीएस क्या होता है? भले ही तुम लोन बढ़ाते जाओ, ईपीएस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा कमा रहे हो और पे कम कर रहे हो, तो तुम्हारा ईपीएस बढ़ता है। ये जो ईपीएस बढ़ता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
क्या कहते बोलो, ट्रेडिंग ऑन द इंक्रीज इन द ईपीएस ऑफ द कंपनी ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, व्हेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डन। अभी फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर ही कैपिटल स्ट्रक्चर के लगभग 14 पॉइंट्स हमने देखने, फटाफट से देखेंगे। कैश फ्लो पोजीशन बोलो कंपनी की अच्छी है, इंटरेस्ट देने के लिए तैयार, डेब्ट को इंक्लूड, डेब्ट को इंक्लूड, कैश फ्लो पोजीशन खराब, डेब्ट को एक्सक्लूड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम्स योर इंटरेस्ट इज कवरिंग योर ईबीआईटी। अगर एक से ज्यादा डेट इंक्लूड, एक से कम डेट एक्सक्लूड। नंबर 3 आरओआई, अभी अभी बढ़ाया, आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, डेट इंक्लूड, आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, डेट एक्सक्लूड। फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करना चाहते हो तो शेयर से पैसा मतलब डेब्ट को एक्सक्लूड, डेट को, अरे फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी मतलब पैसा शेयर से लाना, डेट क्या होगा, एक्सक्लूड, डेट एक्सक्लूड होगा। कंट्रोल कंसिडरेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी है, अगर कंट्रोल कंसिडरेशन कंपनी की चाहती है कितने भी शेयर होल्डर बढ़ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट एक्सक्लूड, शेयर इंक्लूड, राइट। टैक्स रेट बढ़ गई, अगर टैक्स रेट बढ़ गई तो अभी तुमको इंटरेस्ट का डिडक्शन ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर टैक्स रेट का मतलब है इनकम टैक्स रेट। अभी अभी ऊपर जो टैक्स रेट पड़ी थी उसका मतलब था डीडीटी की, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यहाँ पर टैक्स रेट का मतलब है इनकम टैक्स की रेट, अभी इनकम टैक्स रेट बढ़ गई, टैक्स में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, डेट इंक्लूड। यस और नो? मैं फ्लो चार्ट सारे एक एक सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, आपको फुल पढ़ना है, फुल नोट से घर पे जाके वापस पढ़ लेना, ऐप पे सारे लेक्चर डाल रखे पढ़ लेना, थोड़ा मोबाइल के डेटा का यूज प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी क्या करो, सारे चैप्टर्स का बैकअप, रेडी बैकअप, सारे लेक्चर्स का बैकअप, मेरे को दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं पता पर बिजनेस का बैकअप मैंने सारा डाल रखा है सारे चैप्टर्स का ऐप के ऊपर, तुमको फुल पढ़ना है, अभी भी टाइम है, पढ़ लेना जाके, पर समरी लेक्चर तो मैं इसी के थ्रू दे रहा हूँ आपको, राइट। अभी सुनना, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर, फॉर्मूला बहुत बड़ा है, याद रखना, एक बार याद हो जाए तो, वैसे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। डेट डीएससीआर बाकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी कंसीडर करता है, बस इतना याद रखना, जबकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिर्फ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को कंसीडर करता है, ये भी याद रखना। अगर इंटरप्रिटेशन वही है, एक से ज्यादा डेट इंक्लूड, एक से कम डेट एक्सक्लूड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर का खर्चा, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्केट में बढ़ रही है मतलब इक्विटी से पैसा लाना महंगा हो रहा है, इक्विटी से पैसा लाना महंगा हो रहा है तो डेट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। रिस्क कंसिडरेशन, कंपनी रिस्क लेने के लिए तैयार है, कंपनी रिस्क लेने के लिए, रिस्की क्या होता है, डेट, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट लॉस के केस में भी पे होगा, तो रिस्क कंसिडरेशन के अंदर डेट क्या होगा, इंक्लूड, अदरवाइज डेट एक्सक्लूड। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी की गाइडलाइंस प्रोविजंस क्या कह रहे हैं वो भी डिटरमाइन करेगा। स्टॉक मार्केट कंडीशन, शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डेट एक्सक्लूड हो जाएगा, अरे शेयर स्टॉक प्राइसेस बढ़े तो शेयर से पैसा लाओगे ना, डेट को क्या करोगे, एक्सक्लूड। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, तुमको इतना एनालिसिस नहीं करना, तो जो तुम्हारा कंप्यूटर अपना रहा है वैसा कर लेना, समझे कि नहीं। अगला पार्ट है फिक्स कैपिटल, अगला पार्ट क्या है, अच्छा उससे पहले 2 सेकंड मैं आपको वो टेबल्स दिखा दूं फटाफट से। यस, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर आरओआई ज्यादा होता है क्या होता है, मान लो आरओआई 20% है, देखो यहाँ कितना लिखा है, इंटरेस्ट रेट कितना है 15, तो तुम्हारा ईपीएस क्या होता है, ईपीएस बढ़ता है तो डेट को क्या करते हो, इंक्लूड। अभी इसी चीज को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करता हूँ, ठीक है। मान लो टोटल कैपिटल है 50 लाख, कितनी, उसमें से 15% कह रहे हैं प्रेफरेंस कैपिटल है 10 लाख की, समझे, और नीचे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट केस में डेब्ट कैपिटल है 15, तो मेरे को बताओ टोटल कैपिटल कितनी थी 50, 50 में से 10 अगर प्रेफरेंस है और 15 डेट है, तो डेट और प्रेफरेंस मिला के कितनी हुई 25, तो फर्स्ट केस में इक्विटी कितना निकला 25, 50 माइनस 25। सेकंड केस में वो कह रहा है अगर डेट है 20, अगर डेट कितना है, तो अभी 20 डेट हुआ और 10 हुआ प्रेफरेंस, तो टोटल हो गया 30, टोटल कैपिटल दी 50, तो सेकंड केस में इक्विटी कितना निकला 20 लाख। थर्ड केस में वो कह रहा है अगर डेट है 35 लाख और प्रेफरेंस कितना है 10, तो 35 और 10 कितना हुआ 45, 45 हो गया, तो इक्विटी थर्ड केस में हम कितनी लेंगे 5 लाख। ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, ठीक है। अभी इसी बेस पे आपको क्वेश्चन प्रूव करना है कि ईपीएस बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाना चाहिए, एग्जाम में प्रूव करने को आ सकता है, क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाना चाहिए कि ईपीएस बढ़ेगा कि घटेगा। तो सुनना, आरओआई कितना दिया 15, डेट पर इंटरेस्ट रेट कितनी दी, अच्छा वो मैंने होमवर्क में इन लोगों को दिया था, तो इसमें इंटरेस्ट रेट है हमारी, एक मिनट, आरओआई, हाँ फर्स्ट केस में आरओआई है 20%, कितनी है, और डेट पर इंटरेस्ट रेट हमने ले रखी 15%, ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग को जब होमवर्क दिया था तो मैंने 20 इसका रिवर्स दिया था, राइट।
तो अभी सोचो आरओई कितना 20%। अगर टोटल कैपिटल मान लो है 50 लाख, कितनी है? तो 50 लाख का 20% आरओई होगा। 50 लाख का 20% मतलब तीनों केस में आरओई कितना निकला? 10 10 10। ठीक है, तीनों केस में आरओई कितना निकलेगा? 10 लाख। अच्छा ये सॉल्यूशन भी वो वाला है, इसमें इंक्रीजिंग वाला सॉल्यूशन आई थिंक मैंने ऊपर कहीं किया होगा, चलो नहीं है, फिर भी मैं आपको डिक्रीजिंग वाला सॉल्व कराता हूँ, इंक्रीजिंग वाला आप खुद कर लेना। तो फर्स्ट केस में आपका ईबीआईटी 15% ही मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? 7.5 7.5 7.5, 50 का 15%। इंटरेस्ट लेना 20%। अब सोच के बताओ, जब तुम कमा 15% रहे हो, ब्याज कितनी दे रहे हो? 20%, तो ईपीएस डिक्रीज होना चाहिए। ईपीएस क्या होना चाहिए? वही देखो, ये इंटरेस्ट निकाला तुमने, अरे ये कैसे निकाला? फर्स्ट केस में लोन कितना था? 15 लाख, उसका 20% ब्याज मतलब 3 लाख। सेकंड केस में लोन कितना दिया है? 20, 20 का 20% ब्याज 4 लाख। और थर्ड केस में इंटरेस्ट के 35 लाख का 20% 7 लाख रुपए ब्याज। तो ईबीटी निकाला, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए पहले तो। ये ईबीटी निकला, ईबीटी में से टैक्स लेस होगा, टैक्स रेट की रेट ऊपर दी तुमको 30%, कितना परसेंट? 30%। तो 30% टैक्स लेस कर दिया। इसके बाद आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब सुनना, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करोगे। प्रेफरेंस कैपिटल हर केस में ऊपर कितनी थी? 10 लाख, और उस पर डिविडेंड रेट कितनी थी? 15%। तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख प्रेफरेंस कैपिटल का डिविडेंड हो गया। ये आया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? हमने एज्यूम करा शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ऊपर लिखा भी था वैसे फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर से जब आपने डिवाइड किया तो अभी सोचो, फर्स्ट केस में एपीएस कितना है? 6.6। सेकंड केस में एपीएस कितना है? 4 और थर्ड केस में तो भाई नेगेटिव ही हो गए, -23। क्यों? क्योंकि तुम कम कमा करके ज्यादा दे रहे थे। अरे तुम कमा कितना रहे थे ऊपर? 15%, और ब्याज कितनी थी? 20%। तो ये प्रूव करता है दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इंपैक्ट क्या है? नेगेटिव। यही क्वेश्चन जो मैंने आपको रेगुलर नोट्स में सीधा करवाया वो पॉजिटिव इंपैक्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। और ये जो अगला क्वेश्चन है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का, वो भी आप देख लेना, सैंपल पेपर आपके पास है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस होता है वो भी पूरा निपट जाता है। और अब मैं फिर से आ रहा हूँ आपके कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। आपको ये जो एनालिसिस अभी पढ़ाया वो एक सिंगल लाइन में 6 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन if ROI is less than interest rate, if ROI is less than interest rate, perform EPS EBIT analysis। बस इतना सा क्वेश्चन देंगे वो, मेरे जैसे लोग वहां सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लिख के देंगे। अभी तुम खुद ही टोटल कैपिटल मानो कितनी, खुद ही प्रेफरेंस मानो कितनी, खुद ही डिबेंचर के केसेस लो, तो तुम 2 केस ही में सॉल्व करके आ जाना। तो फॉर्मेट समझना भी है, याद भी करना है, क्योंकि वहां मन से एनालिसिस करके नंबर्स के थ्रू पूछ सकते हैं वो। क्लियर? डन। अगला कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट आ जाता है सर, लास्ट, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट वी आर मूविंग ऑफ दिस सेशन, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है सर? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल है जो कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट किए, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, नॉन करेंट एसेट में पैसे लगाए सर। अरे कहाँ पैसे लगाए हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसे लगाए, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। समझे? अब समझना नेचर ऑफ बिजनेस। मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब में पैसा लगेगा, एफसीआर क्या हो जाएगी? हाई। अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो तो एफसीआर क्या हो जाएगी? लो। एफसीआर का मतलब है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा बिजनेस बड़ा खेल, एफसीआर हाई, छोटा बिजनेस छोटा खेल, एफसीआर लो। चॉइस ऑफ टेक्निक, या तो लेबर या फिर कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन ज्यादा, एफसीआर हाई। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आपकी टेक्नोलॉजी फास्ट रेट से अपग्रेड हो रही है, अगर टेक्नोलॉजी फास्ट रेट से अपग्रेड हो रही है तो एफसीआर हाई, क्योंकि आपको हर महीने हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। सुनो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी के पास में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनी अगर मर्जर अमालगमेशन करना चाहती है तो ज्यादा पैसा लगेगा, एफसीआर हाई हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आप अलग प्रोडक्ट में और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, हम जूते के साथ में चप्पल भी बनाएंगे तो चप्पल बनाने की मशीन लाओ, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन करना है, एफसीआर हाई। कोई डाउट? फाइनेंशियल अल्टरनेटिव का मतलब है लीजिंग फैसिलिटी। क्या मतलब है? मतलब एसेट को किराए पे ला सकते हो, अगर किराए पे ला सकते हो एफसीआर लो, अगर एफसीआर हाई, अगर किराए पे नहीं मिलती एसेट तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, हम बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं तो वो भी पैसा लगाएंगे ना, तुम्हारी एफसीआर क्या हो जाएगी? लो। तुम्हारी एफसीआर क्या हो जाएगी? लो। वर्किंग कैपिटल, डे टू डे ऑपरेशन में जो आप इन्वेस्ट करते हो, दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, याद रखना। तुम्हारे तो आया भी था ईपी के क्वेश्चन में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग। तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है, बिजनेस के एग्जाम में वो नेट वर्किंग कैपिटल पूछ ले, तो क्या करोगे? अगर ग्रॉस पूछे, सुनना, अगर ग्रॉस पूछे
तो सारी करंट एसेट्स को जोड़ दो, बस खत्म। अब इतना तो तुमको पता ही है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है। अगर नेट पूछे तो पहले सारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकाल दो, मतलब पहले करंट एसेट को जोड़ दो, फिर करंट लायबिलिटी को जोड़ दो, दोनों को एक दूसरे माइनस कर दो। समझ में आया? ग्रॉस और नेट। लास्ट फैक्टर आते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बोलो नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लेबर भी लगेगी, खूब लेबर लगेगी मैन्युफैक्चरिंग में, WCR हाई, अदरवाइज लो। स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा स्केल, बड़ी बिजनेस, बड़ी लेबर, बड़े लोग, हाई। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल समझते हो? ग्रोथ बूम डिप्रेशन सेशन, अप टू ग्रोथ, डिमांड हाई है, WCR हाई, ज्यादा सैलरी दोगे ना। सीजनल फैक्टर, पर्टिकुलर सीजन में डिमांड ज्यादा, सीजन में वर्क WCR ज्यादा, अदरवाइज लो। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवॉइड, हमने ज्यादा, हम लोगों को खूब दानी, हम बहुत बड़े दानी हैं, हम लोगों को उधार पर माल बेचते जा रहे हैं। उधार पर माल बेचते जा रहे हो तो तुम्हारी कैश शॉर्टेज होगी, उस कैश शॉर्टेज को मीट करने के लिए तुम्हारी WCR क्या हो जाएगी? हाई। क्रेडिट अवेल्ड, तुमको खूब उधार मिल रहा है, मतलब तुम्हें कैश की जरूरत कम है, तुम्हें अगर खूब उधार मिल रहा है WCR लो। दोनों पॉइंट ऑपोजिट है, ध्यान रखना, मिक्स मत करना। और क्वेश्चन को 25 बार पढ़ना ध्यान से कि क्या पूछ रहे हैं। यही एरिया है, ये जो लास्ट का 1 घंटा है सुपर समरी सेशन का, इसको कम से कम 2-3 बार देख लेना एग्जाम से जाने से पहले, क्योंकि ये ही पार्ट है, वो यही वो 2 चैप्टर है जो 15 नंबर के कैरी ऑन हो रहे हैं, और जिससे पेपर टफ है या इजी ये रैंक होता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभाल लिया बच्चों ने, पेपर इजी है, खत्म। बाकी तो क्या पूछेंगे, साफ एंड रेटिंग में कितना की फंसा देंगे अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। पर यही वो एरिया है, मान लो वही एक लाइन का क्वेश्चन देते जो मैंने तुम्हारे प्री बोर्ड में दिया था, जिसमें यहाँ के बच्चे तो 10 के ऊपर भी नहीं आ पाए कोई भी। वही क्वेश्चन दिया था, इफ ROI इज लेस देन, यहाँ अशोकनगर वाला है, इफ ROI इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, पूछा था मैंने, यही लिखना था एनालिसिस। इफ ROI इज लेस देन इंटरेस्ट रेट परफॉर्म EPS CPAT एनालिसिस, मतलब जो पूरी टेबल थी वो समझानी थी, उसका तो तुम भी नहीं लिख पाई थी, राइट? आप प्रैक्टिस कर लेना। सो बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे थे, सीजनल फैक्टर हो चुका है, प्रोडक्शन। अच्छा सुनो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब लास्ट पॉइंट नहीं है, वो तो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर मैं समझाऊंगा अभी ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल से WIP, और WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब तुम्हारी सेल लेट होगी, WCR बढ़ जाएगी, समझे? अगला पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हो, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे, WCR लो। WCR क्या होगी? लो। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है, बाहर से परचेज कर लेते हैं हम, WCR लेस हाई। हाँ, रॉ मटेरियल अगर अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं, हमको ज्यादा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी ना अगर अबेंडेंस में है। अगर रॉ मटेरियल अबेंडेंस में तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में तो ज्यादा कमीशन देकर कच्चा माल खरीदोगे ना, WCR बढ़ जाएगी उस केस में। लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट में खूब कंपटीशन है, हमें रोज आए दिन एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, अपना प्रमोशन करना पड़ रहा है, WCR क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन है, WCR हाई। एक बात याद रखना, ऑपरेटिंग साइकिल लास्ट पॉइंट है, बस आधा सेकंड और फिर ये सेशन खत्म। ऑपरेटिंग साइकिल को हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं। जनरली आपके बिजनेस में, अगर नए बच्चों को याद नहीं है, तो आपका जो रॉ मटेरियल है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? WIP में। WIP जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। फिनिश गुड्स का आप बेचोगे या तो कैश में, तो कैश आ गया, अरे फिनिश गुड्स कैश में बेचते तो ऑपरेटिंग साइकिल यही खत्म। पर जनरली हम फिनिश गुड्स को किसको बेचते हैं? डेटर्स को। फिर डेटर्स एक हमको इंस्ट्रूमेंट देता है, ये बिल रिसीवेबल को फिर हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, और फिर कैश से वापस क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल। अगर इसकी लेंथ लंबी है, WCR हाई, अगर इसकी लेंथ छोटी है, WCR लेस। यहाँ पर ये सेशन होता है पूरा